अध्याय 351 प्राचीन काला परमाफ्रॉस्ट। लॉरा और बाकी लोग भी अंतरिक्ष में थे और उन्होंने काय एर की बातें सुन ली थीं। अंतरिक्ष को उन्नत करना झाओ हाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। खेत का स्तर 1 पायदान ऊपर चढ़ गया, जबकि पशुपालन का स्तर 5 पायदान ऊपर चढ़ गया। झाओ हाई को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि न केवल फार्म में पाले जा सकने वाले जानवरों की क्षमता को बढ़ाया, बल्कि उसने उन सभी को जादुई जानवरों में भी बदल दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि अब फार्म में कुल 20,000 जानवर रखे जा सकते हैं, जिनमें 10,000 जलीय और 10,000 स्थलीय जीव शामिल हैं। ये जादुई जीव न केवल झाओ हाई को आमदनी दिला सकते हैं, बल्कि उनकी युद्ध शक्ति को भी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। काय एर ने झाओ हाई को एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि इस बार उसने नदी का बहुत सारा पानी सोख लिया था, जिसमें प्लवक और कुछ एककोशिकीय जीव थे। इसी वजह से अंतरिक्ष में उनका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र बन गया, जो उसके आगे के विकास में बहुत सहायक था। अगर झाओ हाई ऐसा ही करता रहा तो अंतरिक्ष धीरे धीरे एक अलग दुनिया में विकसित हो सकता है, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से झाओ हाई की होगी। काय एर की बातें सुनकर झाओ हाई को अंतरिक्ष की मुख्य दिशा समझ में आ गई, जो एक संपूर्ण संसार का निर्माण कर रही थी। ये बहुत अच्छा लगा। वर्तमान में अंतरिक्ष के भीतर बहुत सी चीजें डेटा थीं। हालांकि यह झाओ हाई के लिए बहुत सुविधाजनक था, लेकिन ये केवल एक मशीन की तरह काम कर सकता था। सब कुछ निर्जीव था। यदि अंतरिक्ष एक पूर्ण संसार बन जाए तो ये प्रचुर ऊर्जा से भर जाएगा। काय एर की बातों से झाओ हाई उत्साहित हो गया। उसे अब अंतरिक्ष के विकास की दिशा मिल गई थी। हालांकि इस समय उसे अंतरिक्ष की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता थी। झाओ हाई को अपने लिए लड़ने के लिए जादुई जानवरों की जरूरत नहीं थी, उसके पास इसके लिए मरे हुए प्राणी थे। फिलहाल उस जगह का सबसे बड़ा उपयोग आय अर्जित करने के लिए था, इसलिए वह फिलहाल मवेशी और अर्गाली पालने के साथ साथ कुछ अग्नि मछलियों को पालने को प्राथमिकता दे रहा था। लेकिन उसने केवल 5,000 ही पाले थे, जबकि बाकी 5,000 साधारण बिना शुल्क वाली मछलियों को पालने के लिए रखे थे। यह मछली पूरे महाद्वीप में बहुत आम थी। जहां कहीं भी मीठा पानी था, यह मछली वहां मौजूद थी। यह वह मछली भी थी जिसका सेवन महाद्वीप में मनुष्य सबसे अधिक करते थे। पहले झाओ हाई हमेशा इस मछली को तलने के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। नदी से इतना पानी पीने के बाद यह असंभव था कि झाओ हाई केवल एरो टर्टल को ही पकड़ पाए। वहां कई प्रकार की मछलियां भी मौजूद थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी तस्वीर फार्म की दुकान में लगी हुई थी। झाओ हाई जब चाहे तली हुई मछली खाने के लिए इन्हें खरीद सकता था। झाओ हाई को अंतरिक्ष के अंदर इन जानवरों की रहने की स्थिति की ज्यादा परवाह नहीं थी। जब तक काय एर और मुंह एर यहाँ थे, झाओ हाई को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब उसने अंतरिक्ष में नदी का पानी डाला तो न केवल अंतरिक्ष का स्तर बढ़ा, बल्कि इससे झाओ हाई को अंतरिक्ष के आगे के विकास का विचार भी आया। अब अगर वह अंतरिक्ष में समुद्र का पानी डाले तो क्या उसका स्तर नहीं बढ़ेगा? अगर ऐसा होता तो ये बहुत ही शानदार होता। शायद झाओ हाई द्वारा आसपास के तीर कछुओं को पकड़ लेने के कारण दिन भर जहाज पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उन्हें कोई अन्य जहाज भी नहीं दिखाई दिया। संभवतः इसलिए क्योंकि तीर कछुओं के समूह के आने पर वे भाग गए थे। तीर कछुए किसी भी जहाज को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए अन्य जहाजों ने शायद सुरक्षित स्थान की तलाश की होगी और इस बीच नदी में यात्रा करने की हिम्मत नहीं की होगी। झाओ हाई शाम को बाहर नहीं निकलता था, वह अंतरिक्ष में रहकर पढ़ाई करता था। फार्म में बहुत ज्यादा नई सुविधाएं नहीं थी। जानवरों के पालन पोषण और उन्हें बेहतर बनाने के अलावा और कुछ खास नहीं था। लेकिन फार्म के स्तर में वृद्धि देखकर झाओ हाई उत्साहित हो गया। दरअसल फार्म का स्तर इतना बढ़ने में काफी समय लग गया था कि झाओ हाई चिंतित हो गया था। फार्म में लगातार सुधार करने से वह प्रसंस्करण क्षेत्र की कार्यक्षमता को सक्रिय कर सका। केवल इसी के माध्यम से झाओ हाई अपने शरीर में मौजूद विष का निवारण कर सका। अब जब उसकी 2 सुंदर मंगेतरे हैं तो वह जल्दी मरना नहीं चाहता। लेकिन अगर शून्यता के जल से उत्पन्न विष को नहीं निकाला जा सका तो वह एक सामान्य व्यक्ति जितना ही जीवन जी पाएगा, शायद उससे भी कम। ये ज्ञात था कि महाद्वीप में सामान्य लोग लगभग 80 से 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि जिनके पास जादू और युद्ध शक्ति होती है वे 120 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा झाओ हाई का शरीर एक औसत व्यक्ति से कमजोर था। इस हिसाब से वह केवल 60 या 70 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह सकता था। लंबी उम्र के बारे में सोचना हर किसी का सपना होता है, इसलिए झाओ हाई भी स्वाभाविक रूप से ऐसा ही सोचता था। उसने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया था, इसलिए वह कुछ और समय तक जीने के तरीके खोजता रहा। जहर को निकालना उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था। लेकिन फिलहाल सर्दी का मौसम था, इसलिए विशेष पौधों की तलाश करना एक कठिन काम होगा। इसलिए झाओ हाई के पास वसंत ऋतु की शुरुआत तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि नदी के जल को अवशोषित करने से झाओ हाई को एक बड़ा झटका लगा। महाद्वीप की कई आम चीजें अंतरिक्ष को भी उन्नत कर सकती थीं। ये निश्चित रूप से झाओ हाई के लिए एक अच्छी बात थी। अगली सुबह झाओ हाई जल्दी ही ऊपरी डेक पर आ गया। सच कहूं तो नदी का नजारा बहुत ही सुंदर था। पृथ्वी पर रहते हुए भी झाओ हाई नदियां पार कर चुका था, लेकिन तब पानी प्रदूषण से भरा हुआ था, इसलिए नाव में सवार होने पर भी वह पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह बेहद गंदा दिखता था। लेकिन अब तक लौ नदी प्रदूषित नहीं हुई थी, इसलिए उसकी सतह एकदम साफ थी। सुबह की धूप पानी पर पड़ती थी और सतह को लाल रंग का बना देती थी, जो देखने में बहुत आकर्षक लगता था। झाओ हाई ने नदी की सतह को देखा और आह भरते हुए कहा, यह कितना सुंदर है, मैं इस दृश्य से कभी उब नहीं सकता। तभी अचानक स्टैक की आवाज उसके बगल से आई, चिंता मत करो, अगर तुम इसे रोज देखते रहोगे तो आखिरकार उब जाओगे। कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूँ, और कुछ मत कहो, कल मैं बहुत थका हुआ था। स्टैक मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने नदी की ओर देखा और दोनों उस दृश्य का आनंद लेने लगे। इसी समय एक नाविक पास आया। पहले तो उसने झाओ हाई को आदरभंजित निगाहों से देखा, फिर संभला और स्टैक की ओर मुड़कर बोला, कैप्टन, मुझे लगता है कुछ अजीब हो रहा है।
कल से हमें एक भी जहाज दिखाई नहीं दिया। अगर वे एरो टर्टल से डरते भी हों तो भी वे इतनी देर तक अपना सफर रोककर नहीं बैठ सकते। स्टैक ने खाली निगाहों से देखा, फिर उसका चेहरा बदल गया और उसने कहा, क्या तुमने कल शाम को भी कोई जहाज नहीं देखा? लोन नदी एक प्रमुख जलमार्ग होने के कारण यहाँ रात में जहाजों का आवागमन आम बात थी। स्टैक ने अपने नौकायन के दौरान ऐसे कई जहाज देखे थे, लेकिन अगर उन्होंने कल रात कोई जहाज नहीं देखा तो ये बहुत अजीब बात होगी। नाविक ने सिर हिलाकर जवाब दिया, कल रात एक भी जहाज नहीं गुजरा। जब से हमारे जहाज पर एरो टर्टल्स ने हमला किया है तब से हमें आसपास कोई दूसरा जहाज नहीं दिखाई दिया। स्टैक का चेहरा उदास था। उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, विल्स, लगता है कुछ लोग सचमुच हमसे निपटना चाहते हैं, तुम तैयार हो जाओ। मुझे शक है कि यह ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट की साजिश है। आज के बाद हम स्काई वाटर सिटी पहुंच सकेंगे। उसका हमसे निपटने आना इस बात का सबूत है कि हम स्काई वाटर सिटी के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम कैसी परिवार के अधिकार क्षेत्र में होंगे। ग्रैंड ड्यूक तब हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके पास हमसे निपटने के लिए सिर्फ आज सुबह का समय है। झाओ हाई भी उदास होकर बोला, सचमुच यह संभावना है कि यह ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट हो, वह हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर हम स्काई वाटर सिटी पहुंच गए तो शायद उसे हमसे निपटने का मौका ही न मिले। अगर हम बच भी गए तो राजधानी में उसकी खूब आलोचना होगी। लगता है हमें वाकई में तैयारी करनी होगी। इसी समय माइक भी गुस्से से भरे चेहरे के साथ बाहर निकला और बोला, लायनहॉर्ट, अच्छा किया। मैंने तो सोचा था कि इन दिनों वो ठीक से बर्ताव करेगा, लेकिन निश्चिंत रहो, स्काई वाटर सिटी पहुंचते ही लायनहॉर्ट तुम्हारी सुरक्षा को फिर से खतरा नहीं पहुंचा पाएगा। ग्रैंड ड्यूक के पास हमसे निपटने का यही आखिरी मौका है, इसके बाद हमारी सुरक्षा पक्की है। झाओ हाई ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हमें आज भी जीवित रहना है। इस बारे में बात करना बेकार है। देखते हैं ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट हमसे निपटने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने दूर से एक छोटी नाव को आते देखा। नाव किसी जहाज की लाइफबोट जैसी लग रही थी। ऐसी नाव आमतौर पर नदी में यात्रा के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। छोटी नाव पर 5 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। पांचों ने आसमानी नीले रंग के जादुई वस्त्र पहन रखे थे। उनके हाथों में जादुई छड़ें थीं। उनकी नाव में न तो पाल थे और न ही चप्पू, फिर भी नाव बहुत तेजी से चल रही थी। माइक ने नाव की ओर देखा और कहा, जल तत्व के जादूगरों, यह एक अच्छी योजना है। इस नदी में जल तत्व के जादूगरों का उपयोग करके हमसे निपटना सबसे उपयुक्त तरीका है। भाई, तैयार हो जाओ। उसकी आवाज शांत होते ही नाव पर सवार जादूगर हरकत में आ गए। उन्होंने अपनी जादुई छड़ें उठाई और कुछ मंत्र पढ़े। तभी समूह ने 10 जल जादूगरों को नदी की सतह पर तैरते हुए और जहाज की ओर बढ़ते हुए देखा। झाओ हाई ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी छड़ी लहराई। एक विशाल पवन तलवार प्रकट हुई और जल ड्रैगन की ओर बढ़ने लगी। हालांकि ये ड्रैगन पानी के बने थे। हालांकि ड्रैगनों ने अपना रूप खो दिया था, लेकिन वे थोड़े ही समय में फिर से जीवित हो गए। अपना नया रूप धारण करने के बाद ड्रैगनों ने जहाज पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। झाओ हाई के चेहरे का भाव बदल गया। उसे नहीं लगा था कि इन चीजों से निपटना मुश्किल होगा। उसने अपनी छड़ी फिर से घुमाए और कई विशाल अग्निगोले प्रकट हुए जिन्होंने जल ड्रैगनों को रोक दिया। जल और अग्नि एक दूसरे के अनुकूल नहीं थे। अग्निगोलों के आने पर भी ड्रैगन नहीं रुके और उन्हें भेदने का इरादा रखते थे। जादूगरों के लिए यह निराशाजनक था कि झाओ हाई के अग्निगोल अत्यंत शक्तिशाली थे, जिन्होंने ड्रैगनों के आगे बढ़ने को रोक दिया। दोनों मंत्र आपस में उलझ गए और टस से मस नहीं हुए। यह आश्चर्य की बात थी कि अग्निगोल लगातार पलटवार करने में सक्षम थे। इसी दौरान झाओ हाई की ओर कई बर्फीले तीर दागे गए। प्रत्येक बर्फीले तीर से नीली रोशनी निकल रही थी, लेकिन वह नीली रोशनी सामान्य पानी के रंग जैसी नहीं थी, बल्कि वह आश्चर्यजनक रूप से किसी विष के नीले रंग जैसी लग रही थी। अचानक तीर प्रकट होते देख माइक का चेहरा बिगड़ गया और वह चिल्लाया, प्राचीन काला परमाफ्रॉस्ट। नाव पर सवार एक जादूगर ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, लड़के की नजर अच्छी है। इस बूढ़े आदमी और मेरे साथियों के हाथों मरना शर्मनाक नहीं होगा। जब तीर झाओ हाई के ठीक सामने आकर रुके और जब ऐसा लगा कि वह बच नहीं सकता, तो माइक उस समय चौंक गया जब उसने झाओ हाई को जहाज के डेक से अचानक गायब होते देखा। अध्याय 352 बड़ी फसलें। माइक ने यह देखकर पहले तो स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसे राहत मिली। उसने सोचा कि झाओ हाई ने अंतरिक्ष जादूगर का मंत्र टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल किया है। यह मंत्र किसी को भी पल भर में दूसरी जगह ले जा सकता है। स्वाभाविक रूप से वह जगह ऐसी होगी जिसे आंखों से देखा जा सके। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति अंतरिक्ष और समय की उथल पुथल में फंस सकता है। माइक को शायद पता नहीं था कि झाओ हाई ने स्पेस मॉनिटर की सुविधा का इस्तेमाल कर लिया है। यह मॉनिटर झाओ हाई को अपनी दृष्टि सीमा के भीतर कहीं भी टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। वर्तमान में मॉनिटर की रेंज 2 किलोमीटर है, जो झाओ हाई की स्वतंत्र आवाजाही का क्षेत्र भी है। अगर वह उस रेंज में कहीं भी जाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। नाव पर सवार 5 जल तत्व के जादूगर स्तब्ध रह गए। तभी झाओ हाई अचानक तेज हवाओं के साथ नाव के केंद्र में आ पहुंचा। जल तत्व के जादूगरों के सदमे से उबरने से पहले ही उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। झाओ हाई ने जल जादूगरों को मारने के बाद उन्हें तुरंत अंतरिक्ष के भीतर ले गया। जैसे ही उन्हें अंदर रखा गया, अंतरिक्ष ने झाओ हाई को एक संदेश भेजा, अंतरिक्ष में घातक विषैला जल प्रवेश कर गया है। जल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। जल ठंडा और विषैला है, अत्यधिक आक्रामक और अत्यंत सघन है। अंतरिक्ष ने नए प्रकार के जल को अवशोषित कर लिया है, जिससे एक नया ठंडे पानी का झरना खुल गया है। झाओ हाई ने हैरानी से देखा, फिर उसने काय एर से पूछा कि अभी क्या हुआ। काय एर ने झाओ हाई को बताया कि जल तत्व के जादूगरों के भीतर यह ठंडा और विषैला जल समाहित था। ये जल अत्यंत विषैला और घातक था। ये जल अंतरिक्ष की क्षमताओं को बढ़ा सकता है, इसलिए अंतरिक्ष ने इसे अवशोषित कर लिया और एक नया ठंडा झरना बना दिया। झरने के जल की गुणवत्ता पहले वाले ठंडे विषैले जल के समान थी। झाओ हाई आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत जादूगरों को मरे हुए प्राणियों में परिवर्तित कर दिया और उनसे और जानकारी मांगी।
जादूगरों ने झाओ हाई से कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने उसे बताया कि यह जल उन खजानों में से एक था जिसके लिए सभी जल तत्व के जादूगर तरसते हैं। गहन हिमनदी द्रव जो जल उन्हें प्राप्त हुआ था उसमें अत्यंत घातक विष था, साथ ही वह बहुत ठंडा भी था, ठोस बर्फ से भी अधिक ठंडा। लेकिन इस द्रव की विचित्रता ये थी कि बर्फ से भी अधिक ठंडा होने के बावजूद यह अपनी तरल अवस्था बनाए रखता था और जमता नहीं था। हालांकि जैसे ही ये तरल किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आता है वह उसे तुरंत जमा देता है। कहा जा सकता है कि यदि जल तत्व के किसी जादूगर को यह चीज मिल जाए तो उसकी शक्ति कम से कम 5 स्तर तक आसानी से बढ़ सकती है। इन 5 जल तत्व जादूगरों की शक्ति 7वीं श्रेणी की थी और साथ ही उनके पास गहन हिमनदी तरल भी था, जिसके कारण उन्होंने पूरे महाद्वीप में कुख्याति अर्जित की। यही कारण था कि माइट ने पहले प्राचीन काला परमाफ्रॉस्ट चिल्लाया था। 1 संयोगवश पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट की शरण भी ली थी। इस बार लायनहॉट ने उन्हें झाओ हाई से निपटने का आदेश दिया। वे जानते थे कि झाओ हाई कमजोर नहीं है, इसलिए कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपना गहन हिमनदी द्रव साथ ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे न केवल असफल होंगे बल्कि उन्होंने झाओ हाई के अंतरिक्ष में एक नया गहन हिमनदी स्रोत भी बना दिया। झाओ हाई काफी खुश था। वह जहाज पर वापस आ गया जबकि माइट उसे मूर्खतापूर्ण ढंग से देख रहा था। माइट की इस हालत को देखकर झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, हम ठीक हैं, प्राचीन काली परमाफ्रॉस्ट अब हमें परेशान नहीं करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ड्यूक ने एक युद्धपोत आगे भेज दिया है। माइट और स्टैक ने कुछ नहीं पूछा, वे धीरे धीरे नदी में आगे बढ़े और कुछ ही देर में उन्हें एक विशाल युद्धपोत दिखाई दिया। युद्धपोत स्टैक के जहाज से बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उसका भार लगभग 5000 टन पानी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यद्यपि जहाज माल परिवहन के लिए सुसज्जित नहीं था, फिर भी उसमें बड़ी संख्या में जादुई तोपें और बंदूकें तथा कुछ सैन्य आवश्यक वस्तुएं लदी हुई थीं। जहाज पर 5000 सैनिक भी सवार थे। जहाज के शीर्ष पर एक झंडा लहरा रहा था जिस पर एक भयंकर तलवार मछली का चित्र बना हुआ था। जब माइट ने युद्धपोत को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक स्वॉर्डफिश, क्या ये रोसेन साम्राज्य की मशहूर स्वॉर्डफिश नहीं है? ये यहाँ कैसे प्रकट हो गई? क्या ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट पागल हो गए हैं? इसी समय झाओ हाई ने देखा कि स्वॉर्डफिश अपने तोपों को उनके जहाज की ओर तानने के लिए मुड़ रही थी और गोलीबारी के लिए तैयार हो रही थी। झाओ हाई ऐसा होने ही नहीं दे सकता था। अगर तोपें चल गईं तो उनका जहाज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। झाओ हाई ने हाथ हिलाया और स्वॉर्डफिश पर बड़ी संख्या में मरे हुए लोग प्रकट हो गए। जहाज पर मौजूद सैनिकों को स्थिति समझने का समय ही नहीं मिला था कि मरे हुए लोगों ने नरसंहार शुरू कर दिया। सैनिकों से निपटने के बाद झाओ हाई ने तुरंत जहाज को अंतरिक्ष में समाहित कर लिया। लेकिन माइट की नजरों के सामने ऐसा लग रहा था मानो झाओ हाई ने स्थानिक दरार का उपयोग करके स्वॉर्डफिश को निगल लिया हो। जब झाओ हाई ने स्वॉर्डफिश को उठा लिया तो माइट तुरंत 2 कदम आगे बढ़कर उसे सहारा देने लगा। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए, मैं वापस जाकर आराम करूंगा, बाकी का काम तुम पर छोड़ता हूँ। फिर झाओ हाई अपने केबिन की ओर चल पड़ा। झाओ हाई वास्तव में थका हुआ नहीं था, वह बस अंतरिक्ष में वापस जाकर अपनी विशाल फसल देखना चाहता था। इस बार उसे वाकई बहुत लाभ हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट इतना उदार होगा और उसे युद्धपोत भेजेगा। ये स्पष्ट था कि यह युद्धपोत मीठे पानी में चलने के लिए नहीं बना था। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह समुद्र के लिए बना था। अब जब लॉ नदी समुद्र से मिलने वाली थी तो युद्धपोत केवल यहीं तक पहुंच सकता था। इसके द्वारा विस्थापित जल की मात्रा को देखते हुए लॉ नदी के साथ आगे बढ़ना असंभव था। झाओ हाई ने जहाज पर सवार सैनिकों को भी अमर बना दिया। उसे न केवल एक युद्धपोत मिला बल्कि उसे चलाने के लिए लोगों की चिंता भी नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा झाओ हाई ने जल तत्व जादू सीखा और साथ ही एक गहन हिमनदी झरने का पता लगाया। अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही झाओ हाई सबसे पहले गहन हिमनदी झरने के पास गया। गहन हिमनदी झरना जीवनदायी जल झरने और गर्म पानी के झरने के ठीक बगल में था। जीवनदायी जल झरने का पानी बेहद साफ था और देखने में साधारण होने के बावजूद इसे देखकर ही लोगों में स्फूर्ति का संचार हो जाता था। गर्म पानी के झरने के आसपास धुंध छाई रहती थी और उसका तापमान भी काफी अधिक था। उस गहरे हिमनदी झरने का रूप बिल्कुल अलग था। उसका रंग गहरा नीला था और वह स्थिर जल की तरह लग रहा था। उसे देखकर लोगों को मृत्यु का भय सा महसूस हो रहा था। झाओ हाई ने हिमनदी के झरने की ओर एक लकड़ी की छड़ी मारी। झरने में प्रवेश करते ही छड़ी तुरंत बर्फ में बदल गई और उसकी पूरी सतह पर पाले की एक परत जम गई। झाओ हाई ने तुरंत छड़ी को पीछे खींच लिया और उसे हल्के से छुआ, लेकिन छड़ी तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। झाओ हाई ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे इस गहरे हिमनदी द्रव की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं थी। अद्भुत। लौरा और बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्हें नहीं लगा था कि हिमनदी का ये गहरा बहाव इतना भयंकर होगा। इसने लकड़ी की छड़ी को आसानी से तोड़ दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन काली परमाफ्रॉस्ट इस महाद्वीप में हिमनदी के गहरे बहाव के कारण ही इतनी तेजी से फैल गई। समूह उस फार्म पर पहुंचा जहां स्वॉर्डफिश थी। फार्म में एक नदी बहती है और अब जब इसका विस्तार हो चुका है तो स्वॉर्डफिश उसमें समा गई। झाओ हाई और बाकी लोग स्वॉर्डफिश पर चढ़े और उसका अच्छी तरह निरीक्षण किया। स्वॉर्डफिश में 5000 से अधिक लोग, 120 जादुई तोपें और 360 बैलिस्टा मौजूद थे। जहाज में 5000 लोगों के लिए 3 महीने तक चलने लायक पर्याप्त भोजन सामग्री भी थी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि युद्धपोत काफी लंबे समय तक युद्ध कर सकता है। जहाज के डेक 10 स्तरों तक फैले हुए थे। इसमें कुल 10 मुख्य और सहायक मस्तूल थे जो इसे 25 समुद्री मील की गति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। इस प्रकार के जहाज को निश्चित रूप से एक तेज जहाज कहा जा सकता है। इस प्रकार के तेजपोत को रोसेन साम्राज्य की प्रमुख नौसेना माना जाता था। हालांकि यह सबसे बड़ा युद्धपोत नहीं था, लेकिन यह उस प्रकार का नौसैनिक युद्धपोत था जिसका उपयोग साम्राज्य सबसे अधिक करता था। झाओ हाई इस जहाज से बहुत प्रभावित हुआ। ये वाकई बहुत अच्छा था। इस जहाज की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसमें इस्तेमाल की गई लकड़ी की गुणवत्ता थी।
इस प्रकार की लकड़ी और इसके मोटे ढांचे के कारण ये लंबे समय तक समुद्री यात्रा का सामना कर सकता था, जो किसी सैन्य उत्पाद के लिए बहुत ही बढ़िया गुण है। पूरी सुबह अंतरिक्ष के अंदर रहने के बाद झाओ हाई दोपहर के भोजन के समय बाहर आया और उसने स्टैक और माइट को देखा। झाओ हाई उनकी ओर गया और पूछा, क्या हुआ? तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या कोई और मुसीबत है? झाओ हाई को बाहर आते देख दोनों मुस्कुरा उठे। स्टैक की मुस्कान बेहद सच्ची थी, जबकि माइट की मुस्कान में थोड़ी सी हैरानी झलक रही थी। स्टैक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, हम अब स्काई वाटर सिटी के पानी के अंदर हैं। इस क्षेत्र में कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्न भी नहीं। देखा, ये केल्सी परिवार का स्पेक्ट्रे युद्धपोत है। झाओ हाई ने स्टैक की नजर का पीछा किया। उनके जहाज से कुछ ही दूरी पर एक काला युद्धपोत था। जहाज का पूरा ढांचा काला था और उसका आकार इतना छोटा था कि वह मीठे पानी में चल सके। जब वह वहीं खड़ा रहता था तो वह सचमुच किसी प्रेत जैसा दिखता था। स्टैक ने आगे कहा, यह मत सोचो कि केल्सी परिवार के स्पेक्ट्रे युद्धपोत अपने आकार के कारण स्वॉर्डफिश जहाजों से कमतर हैं। वह जहाज जादुई हमलों के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। अगर एक स्पेक्ट्रे और एक स्वॉर्डफिश समुद्र में आमने सामने हो तो स्वॉर्डफिश निश्चित रूप से हार जाएगी। झाओ हाई ने पूछा, क्या स्पेक्ट्रे युद्धपोत रोसेन साम्राज्य की नौसेना कमान के अंतर्गत नहीं आते? स्टैक ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये स्पेक्ट्रे जहाज केल्सी परिवार के निजी सुरक्षा पोत हैं, इसलिए ये साम्राज्य के नहीं हैं। साम्राज्य में कई महान परिवार थे जिनके अपने बेड़े थे। इन जहाजों का इस्तेमाल परिवार की ताकत बढ़ाने के साथ साथ समुद्र में उनके माल की सुरक्षा के लिए किया जाता था। इनका इस्तेमाल हमले के लिए बहुत कम होता था, ये मुख्य रूप से मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए थे। झाओ हाई ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि रोसेन साम्राज्य उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इन परिवारों द्वारा अपने स्वयं के बेड़ा बनाने से पूरे देश की समग्र शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे की यात्रा सुगम रही, उन्हें कोई और परेशानी नहीं हुई। उन्हें बीच बीच में स्पेक्टर के जहाज भी दिखाई देते रहे। आधे दिन की यात्रा के बाद उन्होंने लगभग 20 स्पेक्टर जहाज देखे। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी, बल्कि आश्चर्यजनक थी। जब वे वहां पहुंचे तो उनका जहाज धीमा हो गया। दरअसल उन्हें धीमा होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि नदी में अब पहले से कहीं ज्यादा जहाज थे। ये दृश्य बिल्कुल 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के जीवन दृश्य जैसा था। हर जगह घाट बने हुए थे और जहाज अक्सर वहां माल लादने और उतारने के लिए आते थे। पूरा इलाका बेहद व्यस्त लग रहा था। मुझे लगा था कि खजाने का नाम प्राचीन काला परमाफ्रॉस्ट है, लेकिन पता चला कि यह वास्तव में उनके समूह का नाम था। मैंने इसे अब और न बदलने का फैसला किया, क्योंकि यह अभी भी सही बैठता है। XD अध्याय 353 आकाश जलनगर। झाओ हाई ने इन गोदियों को देखा और स्टैक की ओर सिर घुमाकर कहा, भाई स्टैक, ये गोदियां क्या है? क्या ये भी स्काई वाटर सिटी से संबंधित है? स्टैक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। हालांकि स्काई वाटर सिटी में एक बहुत अच्छा बंदरगाह है, फिर भी यहाँ से बहुत सारे जहाज गुजरते हैं। नदी के जहाज, समुद्री जहाज, हर तरह के जहाज रोजाना यहाँ आते हैं और उनमें से सभी शहर के अंदर समा नहीं सकते। हालांकि ये छोटे घाट स्काई वाटर सिटी से काफी दूर हैं, फिर भी सामान को जमीन के रास्ते ले जाया जा सकता है। ये तरीका खाली जगह मिलने का इंतजार करने से कहीं बेहतर है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये वाकई काफी दूर है। क्या हम आज शाम को स्काई वाटर सिटी जा सकते हैं? स्टैक ने सिर हिलाते हुए कहा, हम आज रात वहां नहीं पहुंच सकते। हम कोई घाट ढूंढ लेंगे जहां हम रुक सके और फिर आराम करेंगे। कल हम स्काई वाटर सिटी पहुंच जाएंगे। शैली परिवार का वहां एक निजी घाट है, इसलिए हम वहां जाकर उतर सकते हैं। हमें किसी दूसरे जहाज के खाली होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और साथ ही स्काई वाटर सिटी में शैली परिवार की ताकत को समझने लगा। अब तक उसने जो कुछ भी सुना था उसके अनुसार स्काई वाटर सिटी धन और समृद्धि का स्थान था। शैली परिवार का वहां अपना निजी बंदरगाह होना यह दर्शाता था कि स्काई वाटर सिटी में उनका काफी दबदबा था। शाम होते होते स्टैक ने अपने जहाज को भाड़े के सैनिकों के घाट नामक एक जगह पर खड़ा कर दिया। नाम से ही स्पष्ट था कि घाट पर हर जगह बहुत सारे भाड़े के सैनिक मौजूद थे। कुछ भाड़े के सैनिक जहाजों की सुरक्षा कर रहे थे, जबकि कुछ जहाजों और घाटों के बीच माल ढो रहे थे। एक भाड़े का सैनिक कुली के रूप में। ये बेतुका लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाड़े के सैनिक आखिर थे क्या? वे तो आम नागरिक ही थे। उनमें से अधिकांश ने विभिन्न कारणों से अपना घर खो दिया था। जीवित रहने और गुलाम न बनने के लिए उनके पास भाड़े के सैनिक बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर थी और उन्हें अपने परिवार का पेट भी पालना था। इसलिए वे कोई भी खतरनाक काम करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे केवल चिट्ठियों के संदेशवाहक जैसे काम ही कर सकते थे। ये काम खतरनाक तो नहीं थे, लेकिन इनकी तनख्वाह भी बहुत कम थी, बस गुजारा करने लायक ही। लेकिन चूंकि ये नौकरियां हर दिन उपलब्ध नहीं थीं, तो वे और क्या कर सकते थे? वे केवल शारीरिक श्रम ही कर सकते थे, इसलिए आमतौर पर कुली और भाड़े के सैनिकों के बीच अंतर करना मुश्किल था। स्काई वाटर सिटी के बाहर स्थित ये घाट, जिनका प्रबंधन केल्सी परिवार द्वारा ठीक से नहीं किया जाता था, पूरी तरह अव्यवस्थित थे। विभिन्न पृष्ठभूमियों के भाड़े के सैनिक आपस में घुल मिल जाते थे। इन घाटों का वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द था, अराजकता। वे बेहद अव्यवस्थित थे। जब उनका जहाज घाट पर रुका तो स्टैक ने झाओ हाई से कहा कि उनके लिए इस घाट पर न उतरना ही बेहतर होगा। हालांकि झाओ हाई बलवान था, लेकिन दूसरे समूह को उकसाने में कोई फायदा नहीं था। झाओ हाई भी घाट पर नहीं जाना चाहता था। इतना छोटा घाट उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता था। जैसा कि स्टैक ने इशारा किया था, ये भाड़े के सैनिक काफी क्रूर लोग थे। कौन जाने लौरा और अन्य जैसी खूबसूरत महिलाओं को देखकर वे क्या करेंगे? झाओ हाई इसका जवाब जानना नहीं चाहता था। जहाज पर सवार होने के दौरान उन्हें भाड़े के सैनिकों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। भाड़े के सैनिकों के लिए जहाज पर सवार लोग ही उनके भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराने वाले थे। कोई भी जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए जहाज के अंदर नहीं जाता था। उस रात उन्होंने जहाज के अंदर आराम किया और सुबह होते ही झाओ हाई स्काई वाटर सिटी की ओर बढ़ने लगा।
2 घंटे और यात्रा करने के बाद उन्हें स्काई वाटर सिटी की दीवार धुंधली धुंधली दिखाई देने लगी। जैसे जैसे वे स्काई वाटर सिटी के करीब आते गए, झाओ हाई का आश्चर्य बढ़ता गया। स्काई वाटर सिटी के आकार के बारे में उसकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। ये शहर रिवर लॉ सिटी से कहीं ज्यादा बड़ा था। रिवर लॉ सिटी में लगभग 10 लाख नागरिक हैं, लेकिन स्काई वाटर सिटी रिवर लॉ सिटी से 3 गुना बड़ा था, इसलिए इसकी आबादी संभवतः 30 लाख हो सकती है। इस महाद्वीप में इस तरह के बड़े शहर बहुत कम थे, और केल्सी परिवार का इतने बड़े शहर पर पूर्ण नियंत्रण होना एक बहुत ही अद्भुत उपलब्धि थी। ये बात ध्यान देने योग्य है कि रोसेन साम्राज्य का सम्राट भी इस शहर को छू नहीं सका था। इससे झाओ हाई को केल्सी परिवार की शक्ति और प्रभाव का अंदाजा लग गया था। झाओ हाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि रेडियंट चर्च को यह पता नहीं था कि केल्सी परिवार डार्क मेजेस का परिवार है। रेडियंट चर्च को निश्चित रूप से पता था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। इससे केल्सी परिवार और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिवार डार्क मेजेस लीग का प्रमुख स्तंभ था, केवल उन्हीं के पास इस प्रकार की शक्ति थी। जल्द ही जहाज धीरे धीरे स्काई वाटर सिटी के ठीक बगल में एक छोटे से घाट में प्रवेश कर गया। घाट बड़ा नहीं था, शायद उसमें उनके जैसे 5 या 6 जहाज ही समा सकते थे। यह एक छोटा सा घाट था, लेकिन माइट ने झाओ हाई को बताया कि भले ही इसे शैली परिवार ने बनवाया था, यदि उन्हें हर साल 10 लाख सोने के सिक्के शुल्क के रूप में देने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो केल्सी परिवार इस घाट को जब्त कर लेगा। इतने बड़े घाट के निर्माण में प्रति वर्ष 10 लाख सोने के सिक्कों का खर्च आता था, जिससे पता चलता है कि स्काई वाटर सिटी कितना बड़ा खजाना था। केल्सी परिवार का इस शहर पर पूर्ण प्रभुत्व होना उनकी असाधारण शक्ति का प्रमाण है। जब जहाज घाट पर पहुंचा तो झाओ हाई ने देखा कि वहां पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे। इनमें से अधिकांश लोगों ने व्यापारियों द्वारा पहने जाने वाले रेशमी कपड़े पहने हुए थे। वे बहुत ही अलग दिख रहे थे। इन लोगों को देखकर माइट ने झाओ हाई की ओर सिर घुमाकर कहा, ये लोग हमसे मिलने आए हैं। परिवार ने मुझे पहले ही संदेश भेज दिया है कि महोदय और उनके समूह के साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। झाओ हाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया, ये बहुत ज्यादा है। शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। माइट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह वाकई में फायदेमंद है। परिवार के साथ आपके दूध वाइन वाले सहयोग की वजह से साहब को तकलीफ उठानी पड़ी। साहब वाकई में इसके लायक हैं। चलिए चलते हैं। झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा, वह बस माइट के पीछे पीछे जहाज से उतर गया। उनकी गाड़ी और बैल भी स्वाभाविक रूप से उतार दिए गए। जैसे ही दोनों आदमी घाट पर पहुंचे, व्यापारी के वेश में खड़े लोगों ने तुरंत उनका स्वागत किया। सबसे आगे खड़ा आदमी मोटा था और लगभग 40 साल का लग रहा था। उसने हंसते हुए झाओ हाई और माइट से कहा, स्काई वाटर सिटी के शैली होटल मैरियट के प्रमुख ने मिस्टर विल्स और कैप्टन माइट से मुलाकात की है। माइट ने मैरियट को सलाम भी किया और कहा, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैनेजर मैरियट बहुत विनम्र है। झाओ हाई ने हंसते हुए कहा, मैरियट मैनेजर को यहां बुलाना वाकई में मेरे लिए गर्व की बात है। मैरियट हंसते हुए बोले, महोदय आप बहुत ही विनम्र हैं, शैली परिवार की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। महोदय ये वाकई सराहनीय है। महोदय कृपया गाड़ी में बैठ जाए, होटल ने भोजन तैयार कर रखा है और बस आपके आने का इंतजार कर रहा है। मैरियट का नाम सुनते ही झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, तो मैं असभ्य होऊंगा। फिर प्रबंधक महोदय कृपया। इसके बाद सभी अपने अपने वाहनों में सवार होकर स्काई वाटर सिटी की ओर चल पड़े। शहर में प्रवेश करते ही झाओ हाई ने स्काई वाटर सिटी का जायजा लिया। ये शहर वाकई स्काई वाटर सिटी कहलाने के योग्य था, क्योंकि शहर के अंदर कई छोटी छोटी नदियां और पुल थे। कुल मिलाकर पूरा शहर बहुत ही अनोखा लग रहा था। शहर में लोगों की चहल पहल थी, पैदल यात्री यातायात के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शहर के अंदर कई छोटी छोटी नदियां होने के बावजूद सड़कें बेहद चौड़ी थीं। सड़कों के किनारे कई दुकानें भी थीं। विभिन्न वाहन और लोग इन दुकानों में आते जाते दिखाई दे रहे थे। इन दुकानों में कारोबार खूब चल रहा था। समय समय पर झाओ हाई को कुछ लोग मानक चमड़े के कवच पहने दोधारी तलवार लिए सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए। ये लोग किसी चीज की निगरानी करते हुए इधर उधर देख रहे थे। इन लोगों के चमड़े के कवच पर कालसी परिवार का चिन्ह छपा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वे कालसी परिवार के ही सदस्य थे। इन लोगों को देखकर झाओ हाई ने लौरा की ओर मुड़कर पूछा, लौरा ये लोग कौन हैं? क्या ये नगर चौकी के जवान हैं? क्या केल्सी परिवार ने इन्हें जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए भेजा है? लौरा मुस्कुराए और बोली, मैंने जो सुना है उसके अनुसार स्काई वाटर सिटी में शहरी प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन ब्यूरो नामक एक अनूठा संगठन है। उन्हें विशेष रूप से सार्वजनिक सुरक्षा संभालने का काम सौंपा गया था। वे सड़कों की सफाई और अन्य विविध कार्यों के लिए भी जिम्मेदार थे। स्काई वाटर सिटी के भीतर उनका प्रभाव काफी बड़ा है। 2 झाओ हाई दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्क महाद्वीप में आने के बाद उसे शहरी प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन ब्यूरो शब्द फिर से सुनने को मिलेंगे। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? क्या केल्सी परिवार भी यहाँ आ गया है? वरना ऐसा विशिष्ट नाम कैसे पड़ा? झाओ हाई ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इन निरर्थक विचारों को त्याग दिया। फिर वह शहर के भीतर हर चीज का अवलोकन करता रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्काई वाटर सिटी झाओ हाई द्वारा देखे गए सबसे समृद्ध शहरों में से एक था, लेकिन वास्तव में ये शहर कार्सन सिटी के बाद दूसरे स्थान पर था, जिससे ये कल्पना करना मुश्किल हो जाता था कि कार्सन सिटी कैसा दिखता होगा। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी रुक गई। झाओ हाई ने बाहर देखा तो पाया कि वे एक विशाल बहुमंजिला इमारत के पास पहुंच गए थे। आर्क महाद्वीप पर आने के बाद झाओ हाई ने इतनी ऊंची इमारत पहले कभी नहीं देखी थी। इमारत के सामने एक बड़ा चौक था, जिसके बीच में फूलों की क्यारी थी। फूलों की क्यारी पर शैली परिवार का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, जो अलग अलग रंगों के फूलों से बना था। झाओ हाई अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि माइट और मैरियट उनका अभिवादन करने आ गए। मैरियट ने झाओ हाई को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज भोजन और शराब तैयार हैं। आज होटल आपको अपनी विशेष मेहमान नवाजी प्रदान करेगा। झाओ हाई हंसते हुए बोला, तो फिर मैनेजर साहब चलिए चलते हैं।
मुझे बहुत भूख लगी है, मैरियट ने जवाब दिया। तो फिर महोदय कृपया इधर आइए। फिर वे सब एक साथ होटल में दाखिल हुए। झाओ हाई को पता नहीं था कि वह भ्रम में था या कुछ और। उसे ऐसा लग रहा था कि मैनेजर मैरियट उसके प्रति बेहद उत्साहित थे। उनमें अपार ऊर्जा भरी हुई थी। उसे असल में यह नहीं पता था कि जब वे शहर की ओर जा रहे थे तब माइट ने मैरियट को पहले ही बता दिया था कि झाओ हाई एक स्पेस मेज है। किसी भी शक्ति के लिए स्पेस मेज को अपने पक्ष में करना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। जब मैरियट को पता चला कि झाओ हाई एक स्पेस मेज है तो स्वाभाविक रूप से वह बेहद भावुक हो गया। उसे डर था कि झाओ हाई के प्रति कम मेहमाननवाजी दिखाने से उसे परेशानी होगी। स्काई वाटर सिटी का शैली होटल बेहद आलीशान था और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं से परिपूर्ण था। होटल में आने जाने वाले सभी लोग सलीके से कपड़े पहने हुए और पढ़े लिखे प्रतीत होते थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि होटल का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सभी मेहमानों ने मैरियट का अभिवादन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि ये लोग होटल के प्रबंधक को काफी महत्व देते हैं। झाओ हाई ने देखा कि ये लोग छोटे मोटे रईस होंगे और इनकी प्रतिष्ठा उतनी ऊंची नहीं होगी। हालांकि वे शैली होटल में मेहमान के तौर पर ठहरे हुए थे, लेकिन उन्होंने मैरियट को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। वे समय समय पर मैनेजर की चापलूसी भी करते थे, जो उनके परिवारों और व्यवसायों के लिए फायदेमंद था। लेकिन मैरियट ने उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके प्रति जरा भी अनादर नहीं दिखाया गया, जिससे मैरियट के प्रति झाओ हाई का नजरिया और भी बेहतर हो गया। होटल का मैनेजर एक सभ्य और शिष्ट व्यक्ति प्रतीत होता था। कुछ ही देर में समूह होटल की लिफ्ट में चढ़ा और 10 मंजिल ऊपर चला गया। ऊपर जाते समय मैरियट ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, होटल में हमारे 2 भोजन कक्ष हैं, एक पहली मंजिल पर और दूसरा 10वीं मंजिल पर। पहली मंजिल के रेस्तरां में सभी लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन 10वीं मंजिल वाला रेस्तरां अलग है। वहां होटल के मेहमानों को भी आसानी से प्रवेश नहीं मिलता। केवल कुछ ही लोग वहां भोजन कर सकते हैं, विशेष रूप से होटल के वीआईपी। 10वीं मंजिल के भोजन कक्ष का शेफ रोसेन साम्राज्य के शीर्ष शेफ में से एक है। अगर उसकी तुलना शाही शेफ से भी की जाए तो वह कमतर नहीं होगा। झाओ हाई मुस्कुराए और बोले, शैली होटल ने पूरे महाद्वीप में अपना कारोबार स्थापित कर लिया है और इसी से पता चलता है कि यह अपने आप में एक असाधारण होटल है। अब मैनेजर जैसे लोगों को देखकर तो यह आश्चर्य की बात ही नहीं है कि उनका कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। मैरियट ने गर्व से कहा, महोदय आपने मेरी बहुत प्रशंसा कर दी। शैली परिवार में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, बैल के बालों की तरह असंख्य। मैं तो बस एक छोटा सा होटल मैनेजर हूँ। माइट ने हंसते हुए कहा, मैनेजर मैरियट तो बहुत ही विनम्र है। पूरे महाद्वीप में लगभग 11,200 शैली होटल हैं, और अगर हम सिर्फ आय के आधार पर देखें तो स्काई वाटर सिटी शाखा शीर्ष 10वें स्थान पा सकती है। इससे पता चलता है कि मैनेजर मैरियट कितने प्रभावशाली हैं। ये सुनकर झाओ हाई का नजरिया बदल गया और उसने मैरियट होटल को नए नजरिए से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मोटा आदमी इतना प्रभावशाली हो सकता है कि 11,200 होटलों में से शीर्ष 10 में जगह बना ले। क्या ये वाकई बेहद आश्चर्यजनक नहीं था? हालांकि सभी होटलों की प्रतिष्ठा एक जैसी थी, लेकिन वे अलग अलग शहरों में स्थित थे। इतने सारे होटलों में शीर्ष 10 में स्थान पाना आसान नहीं था। अनुकूल स्थान पर होने के बावजूद भी संबंध बनाने, कर्मचारियों का प्रबंधन करने, मेहमानों का प्रबंधन करने और अन्य कई मामलों में बहुत कुछ करना पड़ता था। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर पता चलता है कि मैरियट कितना सफल व्यवसाय था। जब मैरियट ने माइट की बात सुनी तो उसकी मुस्कान और भी खिल उठी। फिर उसने माइट की ओर मुड़कर कहा, मैं कैप्टन माइट के सामने कुछ भी नहीं हूँ। कैप्टन माइट परिवार मुख्यालय की सैन्य टुकड़ी के कप्तान हैं। उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। उनकी शक्ति हम जैसे छोटे अधिकारियों से कहीं अधिक है। माइट ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस एक छोटा सा कप्तान हूँ, इतना ताकतवर नहीं। मैनेजर तो बहुत ही विनम्र है। फिर समूह हंसते हुए 10वीं मंजिल पर स्थित भोजनालय की ओर चल पड़ा। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो झाओ हाई और माइट चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भोजन कक्ष में कोई और भी मौजूद होगा, और वह व्यक्ति पहले से ही अंदर खा पी रहा था। 1. कुली 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 एन भारत, चीन और कुछ अन्य एशियाई देशों में एक अकुशल देशी मजदूर। 2. शहरी प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन ब्यूरो, जिसे आमतौर पर चेंगुआन चीनी चेंगुआ पिनाइन चेंगवान के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक स्थानीय सरकारी एजेंसी है जिसे मुख्य भूमि चीन के प्रत्येक शहर में स्थापित किया गया है। अध्याय 354 13वें युवा स्वामी। झाओ हाई ने देखा कि मैरियट होटल ने पहले ही जगह खाली कर दी थी। भोजन कक्ष में केवल एक मेज पर कुछ रखा हुआ था, बाकी सभी मेजें खाली थी। आसपास अच्छे कपड़े पहने वेटर मौजूद थे और वे सभी मेज पर खाना खा रहे और शराब पी रहे युवक को घूर रहे थे। स्थिति का विश्लेषण करने पर झाओ हाई ने अनुमान लगाया कि वह युवक शैली परिवार का सदस्य ही होगा। इसके अलावा उसकी सामाजिक स्थिति इतनी नीची नहीं हो सकती, अन्यथा वेटर उसे अकेला नहीं छोड़ते। जब मैरियट ने उस युवक को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ उस युवक की ओर देखते हुए कहा, 13वें युवा स्वामी, आप आ गए। उस युवक को मैरियट की कोई परवाह नहीं थी, वह बस खाता पीता रहा। तभी माइट आगे आया और अभिवादन करते हुए बोला, माइट ने 13वें युवा स्वामी को देखा है। 13वें युवा स्वामी का माइट के प्रति रवैया काफी बेहतर था। उन्होंने माइट की ओर देखा और कहा, माइट आप यहाँ कैसे आए? माइट मुस्कुराया और बोला, इस बार मुझे परिवार ने श्री विल्स को लाने के लिए भेजा है। फिर माइट ने 13वें युवा स्वामी का परिचय झाओ हाई से कराते हुए कहा, ये श्री विल्स हैं, परिवार के विशिष्ट अतिथि, हमें उन्हें सर्वोत्तम आतिथ्य सत्कार प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। माइट के शब्दों ने वास्तव में युवा स्वामी को झाओ हाई के प्रति अपने रवैये पर ध्यान देने की चेतावनी दी। शैली परिवार जैसे महान कुलीन परिवारों में शिक्षा प्रणाली पहले से ही सुव्यवस्थित थी। परिवार के सभी वंशजों को बहुत कम उम्र से ही शिक्षित किया जाता था, जैसा कि अधिकांश कुलीन परिवार करते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके लिए नियमित कक्षाओं में जाकर सीखना असंभव था।
इसलिए शैली परिवार जैसे व्यापारी परिवार अपने बच्चों को बचपन से ही व्यापारिक प्रशिक्षण देते थे। लेकिन एक सफल व्यापारी बनने के लिए अच्छे सामाजिक कौशल का होना आवश्यक था, इसलिए वे आमतौर पर अपने वंशजों को सामाजिक समारोहों में ले जाते थे ताकि वे अपने कौशल को निखार सकें। शैली परिवार इस मामले में निपुण था, उनके वंशज पहले से ही बहुत तैयार थे। लेकिन हर परिवार में एक या दो बिगड़ेल बच्चे तो होते ही हैं, और ये 13वां युवा मास्टर शैली परिवार का बिगड़ेल बच्चा था। बचपन से ही अपने बड़े भाइयों के समान शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद 13वां युवा मास्टर उनसे अलग निकला, जिससे परिवार को काफी परेशानी हुई। हालांकि इस 13वें युवा स्वामी ने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसने उसका सही उपयोग नहीं किया। पूरे शैली परिवार में वह अकेला ऐसा था जो बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करता था। परिवार के कुछ उच्च पदस्थ बुजुर्गों को छोड़कर वह किसी का सम्मान नहीं करता था। कुछ समय पहले उसका ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट के बेटे से झगड़ा भी हुआ था। बाद में ग्रैंड ड्यूक ने शैली परिवार के कारोबार को दबा दिया और कारोबार का मामला और पहले का झगड़ा आपस में पूरी तरह से असंबंधित नहीं थे। लेकिन इस 13वें युवा स्वामी की माता भी एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवार से थी। इसी कारण परिवार में उनका उच्च स्थान था। संभवतः इसी वजह से 13वें युवा स्वामी में बहुत अहंकार था। वे अपने बड़े भाइयों को भी नीचा समझते थे। उसके इस स्वभाव ने शैली परिवार को बहुत परेशान किया। वह किसी को सम्मान नहीं देता था, यहाँ तक कि मैरियट के साथ भी उसका व्यवहार कचरे जैसा था। उसने परिवार के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की, जिसके चलते शैली परिवार को उससे निपटने के नए नए तरीके खोजने पड़े। लेकिन अंततः वह शैली परिवार का सदस्य था और उसकी मां काफी प्रभावशाली थी, इसलिए परिवार में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसके साथ अभद्र व्यवहार करे। मैरियट जैसे व्यक्ति के लिए भी सम्मान दिखाना जरूरी था। इससे उसका अत्याचार और भी बढ़ गया। बीते कुछ दिनों में उसने शैली परिवार के कितने कारोबारों को बर्बाद किया, ये पता नहीं चल पाया। उसने जितने लोगों को नाराज किया, उनकी संख्या भी कम नहीं थी। सौभाग्य से लोगों ने शैली परिवार की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उसे एक ऐसे बच्चे के रूप में देखा जो कभी ठीक से बड़ा नहीं हुआ। मैरियट को पहले ही सूचना मिल गई थी कि युवा मालिक 3 दिनों में स्काई वाटर सिटी पहुंचेंगे। उन्हें लगा था कि इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन उन्हें आज ही उनके आने की उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, वे भोजनालय में गए और अभद्र तरीके से वह खाना खाया पिया जो उनके लिए नहीं था। मैरियट ने झाओ हाई की ओर मुड़कर देखा। झाओ हाई गुस्से में नहीं लग रहा था। उसने बस युवा मालिक को देखा और उसकी आंखों में एक मनोरंजक भाव झलक रहा था। माइक की कही बातें सुनकर मैरियट उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। वह परिवार के लिए झाओ हाई के महत्व को भलीभांति समझता था। अब वह बस यही आशा करता था कि युवा मालिक झाओ हाई का सम्मान करे और ज्यादा उग्र व्यवहार न करे। अन्यथा यदि झाओ हाई नाराज हो गया तो परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। माइक द्वारा झाओ हाई के परिचय को सुनने के बाद 13वें युवा स्वामी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में स्पष्ट तिरस्कार झलक रहा था। वास्तव में उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने माइक की सभी चेतावनियों को अनसुना कर झाओ हाई को तिरस्कार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, लड़के, क्या तुम यहाँ ये सोचकर आए हो कि परिवार तुम्हें मुफ्त में खाना पीना देगा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा शैली परिवार मूर्ख है? झाओ हाई ने युवा मालिक की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शैली परिवार निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है, तभी तो वे मेरे साथ साझेदारी करना चाहते हैं। लेकिन मूर्ख तो वह है जो बिना किसी जानकारी के किसी को नाराज कर देता है। 13वें युवा स्वामी का चेहरा बदल गया, यहाँ तक कि माइक और मैरियट के चेहरे भी। वे दोनों युवा स्वामी के स्वभाव को समझते थे। 13वें युवा स्वामी किसी को भी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने की इजाजत नहीं देते थे। दोनों ने स्वाभाविक रूप से झाओ हाई के उस व्यंग्य को सुना जो युवा स्वामी पर लक्षित था। झाओ हाई का मूल भाव ये था कि मूर्ख वह नहीं बल्कि युवा स्वामी थे। निश्चित रूप से युवा मालिक का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने झाओ हाई की ओर देखा और ताना मारते हुए कहा, लड़के, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि शैली परिवार अब भी तुम्हारे साथ सहयोग करता रहेगा? क्या तुम परिवार द्वारा पीछा किए जाने के लिए बेताब हो? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या आप शैली परिवार के मुखिया हैं? क्या आपके पास अधिकार है? अगर शैली परिवार ने आपके आदेश पर मुझसे साझेदारी तोड़ दी है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी शैली परिवार का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। 13वें युवा स्वामी का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई सचमुच उनका सामना करेगा। उन्होंने ठंडे लहजे में झाओ हाई को देखते हुए कहा, लड़के, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि मेरे शैली परिवार ने ही तुमसे साझेदारी करने की पेशकश की थी। क्या तुम्हारा यही मतलब है? झाओ हाई मुस्कुराए और बोले, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। वैसे भी मेरा इरादा परिवार के साथ सहयोग करने का नहीं था। उन्होंने ही पहले मुझसे संपर्क किया था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं किसी भी समय उनके साथ सहयोग करना बंद कर सकता हूं और किसी और साथी की तलाश कर सकता हूं। क्या मैंने अपनी बात ठीक से समझाई? 13वें युवा स्वामी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह माइक और मैरियट की ओर मुड़ा और गुस्से से दहाड़ा, क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? उसे तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दो। माइक और मैरियट ने बस एक बनावटी मुस्कान साझा की, उन्होंने कोई हरकत नहीं की। झाओ हाई ने यह दृश्य देखा और उसे मजा आया। वह युवा स्वामी की ओर मुड़ा और कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर बस एक शरारती मुस्कान थी जो स्पष्ट रूप से 13वें युवा स्वामी को चिढ़ा रही थी। 13वें युवा स्वामी ने माइक और मैरियट की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। यह मत भूलो कि मैं विदेश मामलों का वरिष्ठ अधिकारी हूं, मुझे तुम पर हुक्म चलाने का अधिकार है। क्या तुम कबीले के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत करते हो? परिवार में विदेश मामलों का कोई वरिष्ठ मुखिया होना अनिवार्य नहीं था। विदेश मामलों का जिम्मा परिवार के किसी भी सदस्य को सौंपा जा सकता था। इसलिए 13वें युवा स्वामी का ये विदेश मामलों के वरिष्ठ मुखिया का पद मात्र एक खोखला नाम था। हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा, उनके पास अब भी उन दोनों को आदेश देने का पर्याप्त अधिकार था। इस पर माइक ने कड़वी मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तीसरे युवा स्वामी, आपने हाल ही में परिवार से संपर्क नहीं किया है ना? मुखिया ने पहले ही आपसे विदेश मामलों के वरिष्ठ का पद छीन लिया है।
उन्होंने ये संदेश भी फैला दिया है कि अगर कोई आपको देखे तो तुरंत आपको घर ले जाए, इसलिए अभी आपको हमें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा वेल्स के साथ परिवार का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। 13वें युवा स्वामी स्तब्ध रह गए, फिर उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने माइक की ओर देखा और कहा, क्या पिताजी ने सचमुच विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी के पद से मुझे हटा दिया? क्या मां ने इसे रोका नहीं? माइक ने 13वें युवा स्वामी को दया भरी निगाहों से देखा। माइक को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि सामने खड़ा ये युवा स्वामी पिछले कुछ दिनों से परिवार से संपर्क में नहीं था। वह छुप गया था, शायद इसलिए क्योंकि वह जानता था कि ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट के साथ झगड़े का कारण वही था और उसके पिता उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उसने परिवार के लोगों से संपर्क न करने की पूरी कोशिश की थी। वह हाल ही में इसलिए सामने आया क्योंकि शायद उसके पास खर्च करने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। जब वह पहले छिपा था तब कबीले को उसके ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन अब जब वह हाल ही में सामने आया है तो कबीले ने कुछ लोगों को उसके पीछे लगाकर गुप्त रूप से उसकी रक्षा करने का आदेश दिया है। यही कारण था कि मैरियट को पता था कि वह 3 दिनों में स्काई वाटर सिटी पहुंच जाएगा। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि युवा मालिक इतनी जल्दी पहुंच जाएगा और वह झाओ हाई के साथ परिवार के सहयोग को नाकाम करने के लिए बहुत उत्सुक था। इसी छिपाव के कारण युवा स्वामी को परिवार में घटी घटनाओं की जानकारी नहीं थी। माइक ने पहले तो 13वें युवा स्वामी के आने का इंतजार किया और फिर उन्हें सारी बातें बताईं, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। युवा स्वामी के स्वभाव को देखते हुए अगर माइक ने अभी हस्तक्षेप नहीं किया तो झाओ हाई और परिवार का सहयोग सचमुच टूट सकता था, जिससे उनकी मुसीबतें और बढ़ जाती। माइक ने आह भरी और कहा, 13वें छोटे मालिक, आपको घर जाना चाहिए, तब तक आपको सब पता चल जाएगा। माइक स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि परिवार के अंदरूनी मामले बाहर फैले। वह चाहता था कि छोटे मालिक को पहले ही भेज दिया जाए ताकि आगे और परेशानियां न हो। बेहतर होगा कि उन्हें अकेले में ही बता दिया जाए। लेकिन युवा मालिक का मूड ऐसा नहीं था। उसने माइक पर चिल्लाते हुए कहा, जानते हो क्या, अब जबकि मैं विदेश मामलों का वरिष्ठ अधिकारी नहीं हूं तो क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? यह मत भूलो कि तुम एक गुलाम हो, एक आवारा कुत्ते हो जिसे मेरे शैली परिवार ने पाला है। माइक का चेहरा उतर आया, हालांकि वह शैली परिवार का सेवक था, यहां तक कि परिवार के मुखिया ने भी उससे ऐसे शब्द नहीं कहे थे। गुस्से से भरे चेहरे के साथ माइक ने 13वें युवा स्वामी को देखा और कहा, युवा स्वामी, परिवार को पता चल गया है कि तुम्हारी मां को परिवार को अंदर से नष्ट करने के लिए भेजा गया था। जिन व्यवसायों को तुमने बर्बाद किया है उनमें तुम्हारी मां का हाथ होने के कुछ निशान मिले हैं। इस बार लायनहॉट के साथ तुम्हारी दुश्मनी भी तुम्हारी मां द्वारा ही भड़काई गई थी। दरअसल तुम्हारी मां के कबीले और लायनहॉट के कबीले ने वर्षों पहले मेरे शैली परिवार से निपटने के लिए गठबंधन किया था। अब तुम्हारी मां का कबीला तुम्हारी मां के साथ ही समाप्त हो चुका है। परिवार को ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट से निपटने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि वे पहले से ही तुम्हारी मां के कबीले से निपट रहे थे। परिवार ने तुम्हारा नाम रजिस्टर से हटा दिया है और तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया है ताकि तुम्हें वापस मुख्यालय में कैद किया जा सके। अध्याय 355 नगर स्वामी का महल। 13वें युवा स्वामी का चेहरा बुझी हुई आग की तरह लग रहा था। जब वह खाली निगाहों से माइक को घूर रहा था तब उसने कहा, असंभव, कबीले को पहले से कैसे पता चल गया? मैं पिछले कुछ वर्षों में बहुत सफल रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? छोटे मालिक की बातें सुनकर माइक ने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है 13वें छोटे मालिक को पहले से ही अपने अपराधों के बारे में पता था। अच्छा है, मैं परिवार को इसकी सूचना दे देता हूँ ताकि छोटे मालिक को पूछताछ से बचाया जा सके। शायद परिवार तुम्हारे प्रति और भी नर्म रुख अपना ले। इस समय का दृश्य किसी रोलर कोस्टर की तरह था। झाओ हाई को लगा था कि उसके कहे कुछ शब्द शैली परिवार के साथ उसके सहयोग को सचमुच खत्म कर देंगे। उसने यह नहीं सोचा था कि हालात इतने नाटकीय मोड़ लेंगे, यह उसकी कल्पना से परे था। मैरियट ने मुस्कुराते हुए झाओ हाई की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ माफी मांगते हुए कहा, इस स्थिति के लिए मुझे बहुत खेद है महोदय, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, हम तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने हाथ हिलाया और कुछ लोग तुरंत 13वें स्वामी को ले जाने के लिए आ गए। बगल में खड़े वेटरों ने भी मेज साफ की और भोजन और पेय पदार्थ दोबारा तैयार किए। झाओ हाई के ठीक पीछे लौरा और बाकी लोग थे जो बेहद हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज ऐसा कुछ होगा। झाओ हाई की तरह यह उनकी कल्पना से परे था। झाओ हेड बैठ गया जबकि लौरा पीछे खड़ी रही। झाओ हाई ने लौरा और बाकी लोगों को देखा और फिर मैरियट की ओर मुड़कर कहा, मैनेजर, क्या आप मेरे लोगों के लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं? उन्हें यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें वापस भेज दीजिए। मुझे पता है कि पिछले कुछ दिन उनके लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। मैरियट को इस तरह की स्थिति की आदत थी, इसलिए उन्होंने असहमति नहीं जताई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने साहब के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया और एक वेटर लौरा और बाकी लोगों को खाने और आराम करने के लिए ले गया। झाओ हाई को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लौरा और बाकी लोग उसे बस देखते रहे और वह खाना खाए। इससे उसका मन बेचैन और शर्मिंदा हो गया, इसलिए उसने उन्हें कहीं और जाकर आराम करने के लिए कहा। भोजन कक्ष में केवल झाओ हाई, माइट और मैरियट ही बचे थे। माइट ने झाओ हाई की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या साहब नाराज नहीं है? झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, यह मामला मेरे लिए क्रोधित होने लायक नहीं है। मैरियट मुस्कुराया, महाराज सचमुच बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। शायद महाराज को पता न हो, लेकिन आपने इस बार परिवार की बहुत मदद की है। ग्रैंड ड्यूक लायनहॉट आपके साथ निपटने में बहुत व्यस्त थे, इसलिए परिवार को अपने दूसरे दुश्मन से निपटने का मौका मिल गया। अब जब परिवार ग्रैंड ड्यूक लुइयन से निपटना शुरू करेगा तो मुझे लगता है कि वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब तक कोई बिल्कुल मूर्ख न हो, वह शैली परिवार जैसे परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। आपके परिवार की सामर्थ्य को देखते हुए ग्रैंड ड्यूक कैसे बच सकता था? यह सुनकर मैरियट को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। बनावटी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, सच कहूं तो ये समय हमारे परिवार के लिए वाकई बहुत खतरनाक था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमें अंदर से बर्बाद करने के लिए एक औरत को भेजेगा।
हमारे परिवार में एक औरत से शादी करना, उसके बच्चे के जन्म का इंतजार करना और फिर उस बच्चे से साझेदारी और कारोबार को बर्बाद करवाना। ये साजिश दशकों तक बिना किसी को पता चले चलती रही। ये बहुत शर्मनाक था। ये सिर्फ मैरियट को ही महसूस नहीं हुआ, माइक की बातें सुनकर झाओ हाई भी कांप उठा। शैली परिवार को नष्ट करने के लिए 13वें युवा स्वामी की मां के कबीले ने इस हद तक प्रयास किया। इस तरह की साजिश में लगाया गया प्रयास वाकई हास्यास्पद था। माइक ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, महोदय, क्या आप इस बार केल्सी परिवार से सहयोग मांगने नहीं आए हैं? श्रीमान वेल्स, चूंकि आप मेरे मित्र हैं तो मुझे कुछ ऐसा कहने की अनुमति दे जो शायद आप सुनना न चाहें। आपकी वर्तमान क्षमता केल्सी परिवार के लिए सहयोग हेतु पर्याप्त नहीं है। उस परिवार को जिस योग्यता की आवश्यकता है वह बहुत उच्च स्तर की है। झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं एक आपसी मित्र के पत्र के साथ कालसी परिवार से मिलने स्काई वाटर सिटी आया हूं। उन्हें कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए। मैंने एक्सू साम्राज्य में कुछ लोगों को नाराज कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ के अलावा कोई चारा नहीं है। माइट और मैरियट ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत आम थी। अपने देश में किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज करना, लेकिन पलटवार करने की हिम्मत न होना, इसलिए दूसरे देशों में शरण लेने की योजना बनाना। महाद्वीप में यह दृश्य दुर्लभ नहीं था, इसलिए दोनों लोग ज्यादा हैरान नहीं हुए। माइट केवल झाओ हाई की ओर देखकर पूछ सकता है, श्री वेल्स, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने किसे नाराज किया है? यदि संभव हो तो शैली परिवार इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार हो सकता है। झाओ हाई ने माइट को गहन दृष्टि से देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि हम साझेदार हैं, इसलिए मैं आपसे सच्चाई को लंबे समय तक छिपाना नहीं चाहता। एक्सू साम्राज्य में मैंने जिस व्यक्ति को नाराज किया था वह दक्षिणी राजा है। माइट और मैरियट ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में समझदारी का भाव देखा। उन्हें वेल्स के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं मिली थी। उन्हें बस इतना पता था कि वह अचानक प्रकट हुआ और उसे ग्रैंड ड्यूक इवान से उपाधि मिली। उससे पहले की कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिली, जिससे वे बहुत असमंजस में पड़ गए। हालांकि गहन निगरानी के बाद वे वेल्स को परसेल डची के डाक में झाओ हाई से जोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। भले ही वेल्स ने लोगों के सामने डार्क एलिमेंट मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी कुछ सुरागों से इसकी पुष्टि हुई। इन सभी बातों को मिलाकर वे अंततः एक ठोस सुराग पाने में सफल रहे। इस बार माइट ने झाओ हाई से यह पूछकर कि उसका दुश्मन कौन है, न केवल उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, बल्कि यह भी देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में परिवार के साथ सहयोग करने में ईमानदार है। उनके जैसे महान परिवारों के लिए साझेदारी करना कोई आकस्मिक बात नहीं हो सकती। उन्हें अपने सहयोगी को समझना होगा, अन्यथा वे अनावश्यक परेशानियों में पड़ सकते हैं। यही कारण था कि शैली परिवार द्वारा झाओ हाई की पहचान के बारे में पूछताछ बंद नहीं हुई, और अब जाकर उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि वेल्स ही डाक में झाओ हाई है। झाओ हाई के जवाब से परिवार को उसकी पहचान स्पष्ट रूप से पता चल गई। दोनों को यह भी पता था कि झाओ हाई को पता था कि वे उसकी परीक्षा ले रहे हैं, फिर भी उसने अपनी पहचान बता दी, जिससे परिवार पर उसका भरोसा जाहिर होता है। हालांकि उन्होंने ये भी सुना था कि झाओ हाई ने न केवल दक्षिणी राजा को बल्कि रेडियंट चर्च को भी नाराज किया था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्काई वाटर सिटी में शरण लेना चाहता था। इसका कारण ये था कि शहर में रेडियंट चर्च की कोई उपस्थिति नहीं थी। मैरियट ने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, कृपया निश्चिंत रहें मिस्टर वेल्स, आपको हमेशा मिस्टर वेल्स के नाम से ही जाना जाएगा। झाओ हाई मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि माइट और मैरियट उसकी इच्छा समझ गए हैं। इसी समय खाना और शराब आ गए और उनकी मेज पर परोसे गए। मेहमान मेजबानों के साथ बड़े आनंद से भोजन कर रहे थे। कोई भी आगे कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। झाओ हाई ने 13वें युवा स्वामी के मामलों के बारे में नहीं पूछा क्योंकि यह शैली परिवार का आंतरिक मामला था। उसी समय माइट ने भी डाक में झाओ हाई के बारे में और पूछताछ नहीं की। झाओ हाई ने उन्हें पर्याप्त ईमानदारी दिखा दी थी। अगर वे आगे पूछताछ करते तो ये बेईमानी होती। शाम को झाओ हाई और उसके साथी होटल में आराम कर रहे थे। हालांकि रुयेन सामाजिक प्रतिष्ठा में झाओ हाई से ऊंची थी, लेकिन झाओ हाई की नजर में रुयेन का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए झाओ हाई कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इससे रुयेन को यह भी एहसास हो गया कि रोसेन साम्राज्य में परसेल डची की युवतियों के रूप में उसकी स्थिति का कोई महत्व नहीं था। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद झाओ हाई ने माइट से नगर प्रमुख के महल का रास्ता पूछा। वह आज नगर प्रमुख को प्रणाम करने और बेल का पत्र उन्हें सौंपने की योजना बना रहा था। झाओ हाई ये देखना चाहता था कि स्काई वाटर सिटी के नगर प्रमुख उसका स्वागत कैसे करेंगे। अपने बैलगाड़ी में बैठे झाओ हाई धीरे धीरे शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। झाओ हाई शांति से बाहर दुकानों और लोगों को आते जाते देख रहे थे, लेकिन उनका मन उनके चेहरे की तरह शांत नहीं था। वे सोच रहे थे कि नगर प्रमुख उनसे किस तरह मिलेंगे। ये जानना जरूरी है कि झाओ हाई कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, इसलिए केल्सी परिवार की नज़र में वह डार्क मेजेस लीग का एक साधारण सदस्य ही था। लीग के भीतर केल्सी परिवार का प्रभाव बहुत अधिक था और दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। लौरा भी झाओ हाई की तरह चिंतित थी और बहुत घबराई हुई थी। इस बार वे महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक कालसी परिवार से मिलने वाले थे। उनके मन में घबराहट होना स्वाभाविक था। उनकी गाड़ी को शहर के मध्य भाग तक पहुंचने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। इस बार झाओ हाई और लौरा के साथ शैली होटल द्वारा दिशा निर्देश देने के लिए एक व्यक्ति भी मौजूद था। नगर प्रमुख के महल के सामने नीले रंग के समतल पत्थरों से बना एक विशाल चौक था। यह क्षेत्र लगभग कुछ हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ था और बहुत चहल पहल वाला था। यहाँ से पैदल यात्री गुजर रहे थे और फेरी वाले अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। यह दृश्य देखकर झाओ हाई को कालसी परिवार से होने वाली अपनी मुलाकात की याद आ गई। उसने सोचा कि कालसी परिवार वाकई एक नेक परिवार है, जिन्होंने यहाँ दुकानें लगाने की अनुमति देकर इतनी उदारता दिखाई है। सिटी लॉर्ड मैंशन के मुख्य द्वार के सामने स्थित कई 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, और यह भी स्पष्ट था कि वहां कोई स्टॉल भी नहीं थे। गाड़ी धीरे धीरे नगर स्वामी के महल के सामने आकर रुकी। मुख्य द्वार बहुत ऊंचा था, 5 मीटर से भी अधिक ऊंचा।
वहां एक विशालकाय क्षैतिज पट्टिका भी थी जिस पर नगर स्वामी का महल लिखा हुआ था। उसके ऊपर कालसी परिवार का प्रतीक चिन्ह खुदा हुआ था। परिवार का प्रतीक चिन्ह धुंध से घिरी एक जादुई छड़ी थी। यह प्रतीक चिन्ह बहुत सरल था, लेकिन यह पूरे महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि प्रदर्शित जादुई छड़ी कैल्सी परिवार का पुश्तैनी खजाना थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जिसे डार्क सेप्टर कहा जाता था। इसका नाम सुनते ही किसी को भी ये बहुत प्रभावशाली और सचमुच बेहद शक्तिशाली लग सकता है। ये छड़ी डार्क मैजिक के लिए एक अनमोल खजाना थी। कहा जाता था कि यह डार्क एलिमेंट मंत्रों की शक्ति को लगभग 50% तक बढ़ा सकती है और साथ ही उन्हें करने में लगने वाले समय को भी 50% तक कम कर सकती है। इन दोनों विशेषताओं को देखकर कोई भी इस जादुई छड़ी की ताकत को समझ सकता है। जादूगरों की लड़ाई में ये फायदे बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपका जादू दुश्मन से एक सेकंड भी तेज होता तो इसका मतलब था कि आप पहले हमला कर सकते हैं, जिससे आपको पहल करने का मौका मिलता था। इसी वजह से डार्क सेप्टर पूरे महाद्वीप में एक बहुत प्रसिद्ध खजाना बन गया। साथ ही इसी राजदन के कारण कैल्सी परिवार के पूर्वज रोसेन साम्राज्य में भारी योगदान दे पाए और पूरे परिवार की नींव रखी। अध्याय 356 स्मिथ। गाड़ी रुकने के बाद झाओ हाय और बाकी लोग गाड़ी से उतर गए। हवेली के मुख्य द्वार के ठीक सामने दो पहरेदार खड़े थे। दोनों ने जंजीरदार कवच पहन रखा था और एकदम सख्त चेहरे के साथ वे वहीं स्थिर खड़े थे। वे देखने में मानो वहां रखे कवच के सेट जैसे लग रहे थे। चौक से हवेली के मुख्य द्वार तक कुल 20 सीढ़ियां थीं। झाओ हाय धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, जिससे राहगीरों और फेरी वालों दोनों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। झाओ हाय ने इन लोगों की निगाहों की परवाह नहीं की और हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता रहा। दोनों पहरेदार ऐसे टस से मज नहीं हुए मानो उन्होंने झाओ हाय को देखा ही न हो। इससे झाओ हाय थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा और हवेली के द्वार पर लगे नौकर का इस्तेमाल किया। 2 बार दस्तक देने के बाद झाओ हाय रुक गया। फिर द्वार खुला और अंदर से एक युवा नौकर बाहर आया। उसने झाओ हाय को देखा और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए? झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक दोस्त ने मुझे ये पत्र नगर प्रमुख को भेजने के लिए कहा था। मुझे आपसे इसे उन्हें सौंपने के लिए कहना पड़ेगा। फिर उन्होंने बेल द्वारा लिखा गया पत्र उन्हें सौंप दिया। उस युवक को पत्र मिला और उसे देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत द्वार खोला और कहा, महोदय कृपया मुझे आपका स्वागत कक्ष में करने दीजिए। मैं आपका पत्र तुरंत पहुंचा देता हूं। फिर नौकर झाओ हाय को हवेली के स्वागत कक्ष में छोड़कर चला गया। महल के परिसर में प्रवेश करते ही झाओ हाय को समझ आया कि नगर स्वामी का महल कितना विशाल था। द्वार से अंदर जाते ही एक अलग घर दिखाई देता था जो आने जाने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए बना था। घरों की कतार के पीछे एक आंगन था, लेकिन फिलहाल वहां कोई नहीं था। उस आंगन के ठीक बाद मुख्य घर था। बाहर एक बोर्ड लगा था, लेकिन झाओ हाय उसे पढ़ नहीं सका। हालांकि वह इतना जरूर जानता था कि महल कितना बड़ा था और जिस जमीन पर वह बना था वह लगभग बाहर के चौक जितनी ही विशाल थी। झाओ हाय स्वागत कक्ष में दाखिल हुए। कमरा वाकई बहुत अच्छा था। अंदर चाय का पूरा सेट रखा हुआ था और दीवारें तरह तरह की सुलेख कलाकृतियों और चित्रों से सजी हुई थीं। उनके अंदर आते ही उस व्यक्ति ने तुरंत किसी को झाओ हाय के लिए चाय परोसने को कहा और फिर तुरंत वापस चला गया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ रीति रिवाजों के अनुसार हो रहा हो। जब झाओ हाय ने यह दृश्य देखा तो वह मन ही मन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। नौकरों के व्यवहार और कालसी परिवार की परंपराओं को देखकर वह समझ गया कि हवेली में रहने वाले लोग कितने शिक्षित थे। महाद्वीप के शीर्ष परिवारों में शुमार इस परिवार के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त था। झाओ हाय शांत हो गया और चाय पीते हुए चुपचाप स्वागत कक्ष में बैठ गया। नगर स्वामी के महल को लेकर वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने अपनी तरफ से जो कर सकता था वह कर दिया था। अब आगे जो भी होगा वह कालसी परिवार पर निर्भर करेगा। जब झाओ हाय अपनी चाय का दूसरा कप पीने ही वाले थे कि कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। तभी झाओ हाय का स्वागत करने वाला नौकर दरवाजा खोलकर अंदर आया। नौकर के साथ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 60 से 70 वर्ष के बीच लग रही थी। उसने रेशमी कपड़े बहुत करीने से पहने थे, उनमें कोई सिलवट नहीं थी, बाल भी अच्छे से संवारे हुए थे। वह बेहद सलीकेदार लग रहा था। उनका चेहरा बेहद गंभीर था, मानो वे पूरी तरह से एकाग्रचित हो। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और कुछ बाल सफेद भी हो गए थे। इन सब के बावजूद उनकी आंखें जीवंतता से भरी थीं और मानो चमक रही थीं। झाओ हाय झट से खड़ा हो गया। तभी बूढ़े व्यक्ति ने झाओ हाय की ओर देखते हुए कहा, नमस्कार महोदय, मैं नगर स्वामी का सहायक हूँ। नगर स्वामी ने मुझे आपको आमंत्रित करने के लिए कहा है। झाओ हाय ने भी झुककर अभिवादन किया और कहा, मुझे साहब को परेशान करना पड़ेगा। फिर वह बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे दोनों स्वागत कक्ष से बाहर निकले, झाओ हाय ने नौकर को हवेली के बाहर जाते हुए देखा। इससे झाओ हाय को राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि नौकर लौरा और बाकी लोगों के रहने का इंतजाम कर देगा। सहायक एक बेहद गंभीर व्यक्ति था। मुख्य हवेली की ओर चलते समय उसने झाओ हाय से एक शब्द भी नहीं कहा। झाओ हाय ने नगर प्रमुख के महल का जायजा लेने के लिए भी समय निकाला। द्वार के सबसे नजदीक वाली इमारत स्वागत कक्ष थी, जो आंगन के ठीक बगल में थी। थोड़ा और आगे चलने पर एक मार्शल आर्ट अखाड़ा दिखाई दिया जिसमें लोग अभ्यास कर रहे थे। अखाड़े से आगे बढ़ने पर एक और इमारत दिखाई दी जिस पर स्टूअर्ड्स हॉल लिखा हुआ था। प्रबंधक के हॉल को पार करते हुए नगर स्वामी के महल के भीतरी भाग की ओर एक और द्वार था। द्वार से प्रवेश करने पर आपको फिर से एक प्रशिक्षण मैदान दिखाई दिया जहां योद्धाओं को प्रशिक्षण करते देखा जा सकता था। मैदान के पीछे एक इमारत थी जिस पर सचिवालय लिखा हुआ था। उस इमारत को पार करने के बाद एक छोटा सा आंगन था, लेकिन इस बार यहाँ कोई अभ्यास नहीं कर रहा था। अंदर फूलों से घिरा एक फव्वारा था। वो स्थान बहुत शांत और निर्मल प्रतीत हो रहा था। छोटे से चौक के पीछे एक छोटी सी इमारत थी। वह इमारत किसी विला जैसी दिखती थी और बहुत सुंदर थी। बूढ़ा आदमी रुका नहीं और तुरंत झाओ हाय को उस छोटी इमारत की ओर ले गया।
इमारत की पहली मंजिल एक विशाल कार्यालय था जो 2 भागों में बंटा हुआ था। एक भाग कार्यालय के काम के लिए था जबकि दूसरा भाग मेहमानों के स्वागत के लिए इस्तेमाल होता था। स्वागत कक्ष में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का कद छोटा था, वह बेहद दुबला पतला और कमजोर दिख रहा था, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही स्टाइलिश था। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। उस व्यक्ति के बाल काले, त्वचा गोरी और चेहरा चौकोर लेकिन छोटा था। उसकी शारीरिक बनावट बहुत ही स्पष्ट थी और उसे देखने वाले हर व्यक्ति को एक अधिकार का आभास होता था। उस व्यक्ति को देखकर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी दबंगता को महसूस किए बिना रहना असंभव था। बूढ़ा व्यक्ति अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ा और बोला, नगर स्वामी, ये श्री झाओ हाई हैं। वह व्यक्ति बूढ़े आदमी की बातें सुनते हुए झाओ हाई को देख रहा था। उसने सिर हिलाकर झाओ हाई से कहा, स्काई वाटर सिटी में आपका स्वागत है। श्रीमान झाओ हाई यहाँ तक आते आते थक गए हैं, कृपया बैठ जाइए। झाओ हाई ने जल्दी से झुककर कहा। झाओ हाई नगर स्वामी को देखता है। नगर स्वामी बहुत ही विनम्र है। फिर वह बैठ गया। नगर प्रमुख भी बैठ गए। उन्होंने झाओ हाई को गौर से देखा और कहा, मैंने बेल का पत्र पढ़ लिया है और चूंकि महोदय हमारे ही पक्ष से हैं, इसलिए मैं शिष्टाचारवश यह नहीं पूछूंगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपको जो भी पूछना हो बताए और मुझे नगर प्रमुख मत कहिए। मेरा नाम स्मिथ केल्सी है, बस मुझे भाई स्मिथ कहिए। झाओ हाई को नहीं लगा था कि स्मिथ इतने विनम्र होंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जरूर भाई स्मिथ। आप मुझे अब श्रीमान कहकर न बुलाएं, बस झाओ हाई कहिए। छोटा हाई भी ठीक है। भाई स्मिथ मेरी वर्तमान स्थिति से भलीभांति परिचित हैं। मेरे पास अब एक्सू साम्राज्य में रहने का कोई साधन नहीं है। रेडियंट चर्च के कारण अन्य देश भी सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि वे मेरा पीछा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, इसलिए मैं केवल भाई स्मिथ के पास जा सकता हूं और आशा करता हूं कि वे मुझे शरण देंगे। झाओ हाई की बातें सुनकर स्मिथ हंसे बिना नहीं रह सके। भाई, आप तो बहुत ही विनम्र हैं। आप लीग में हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं आपके साथ एक सच्चे भाई जैसा व्यवहार करूंगा। आपको मेरे साथ इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या आप शैली होटल में ठहर रहे हैं? अगर आप मुझसे मदद मांग रहे हैं तो मैं आपको शैली होटल में कैसे ठहरा सकता हूँ? कैसा रहेगा अगर आप और आपके लोग यहीं हवेली में ठहरे? क्या विचार है? झाओ हाई ने सोचा भी नहीं था कि स्मिथ सचमुच उसे नगर स्वामी के महल में ठहराएगा। सच कहूं तो उसे स्मिथ का उत्साह सहनीय लगा, इसलिए उसने तुरंत कहा, यह बहुत झंझट है। मुझे लगता है कि बाहर रहना ही बेहतर है। मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा। भला मैं स्मिथ भाई को क्यों परेशान करूं? स्मिथ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत ही विनम्रता दिखा रहे हैं। इतने बड़े घर में आपके लिए जगह क्यों नहीं होगी? मेरी बात सुनिए, वापस जाए और अपना सामान पैक करके तुरंत अंदर आ जाइए। अरे अंकल फिल, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भेज दीजिए और आसानी के लिए होटल वालों को बता दीजिए कि लिटिल हाई मेरा भाई है, इसलिए मैंने उसे हवेली में रहने के लिए भेज दिया है। झाओ हाई को रास्ता दिखाने वाले बूढ़े व्यक्ति का नाम फिल था। उसने सिर हिलाकर कार्यालय से बाहर निकलने की कोशिश की। झाओ हाई को नहीं लगा था कि स्मिथ इतनी जल्दी में होगा, उसे मना करने का मौका भी नहीं मिला। झाओ हाई ने बस मुस्कुराने की कोशिश की। स्मिथ ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, छोटे हाई, क्या तुम भी यहाँ व्यापार करने आए हो? बेल ने कहा था कि तुम्हारे पास अच्छे उत्पाद हैं। वे क्या हैं? झाओ हाई ने हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास बहुत सारे उत्पाद हैं, लेकिन अच्छे उत्पादों की बात करें तो उनमें से कुछ ही हैं। उनमें से एक मेरे हेवन उत्पाद हैं। मुझे लगता है कि ब्रदर स्माइल ने इनके बारे में सुना होगा। हालांकि हेवन उत्पाद रोसेन साम्राज्य तक नहीं पहुंचे थे और केवल एक्सू साम्राज्य के परसेल डची में ही मौजूद थे। झाओ हाई को लगा कि कैसी परिवार के सूचना नेटवर्क के कारण उनके लिए इसके बारे में न जानना असंभव था। स्मिथ मुस्कुराया और बोला, मेरे पास है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को अच्छा व्यवसाय नहीं माना जा सकता। आपके पास और क्या है? झाओ हाई मुस्कुराया, मैं शैली होटल को जो मिल्क वाइन सप्लाई करता हूँ वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इतना कहते हुए उसने हाथ घुमाया और मेज पर शराब की कुछ थैलियां रख दी। फिर उसने आगे कहा, इस मिल्क वाइन को बनाने के लिए मैंने जानवरों के तरीके का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ और तरीके मिलाकर इसे और बेहतर बनाया है। यह महाद्वीप में लोगों द्वारा पी जाने वाली फ्रूट वाइन से कहीं बेहतर है। साथ ही ये काफी तेज शराब है। एक छोटा सा कप ही किसी भी आम आदमी को मदहोश करने के लिए काफी है। जहां तक मुझे पता है पूरे महाद्वीप में इस तरह की शराब सिर्फ एक ही है। यह एक अनोखा उत्पाद है। फिलहाल इस उत्पाद के लिए मेरी बेल और शैली होटल के साथ साझेदारी है। मैं बेल को हर महीने 1000 जिन सप्लाई करता हूं, जबकि शैली होटल को 10,000 जिन मिलती है। क्या भाई स्मिथ इसे चखना चाहेंगे? स्मिथ ने मेज पर रखी शराब की थैलियों पर नजर डाली। उसने देखा कि ये बीसमैन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम शराब की थैलियां थीं। केल्सी परिवार पूरे स्काई वाटर सिटी पर नियंत्रण रखता है। ये रोसेन साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि यहाँ से बीसमैन प्रेरी तक और इसके विपरीत दिशा में बहुत सारे जहाज आते जाते थे। साथ ही केल्सी परिवार के भी प्रेरी से आने जाने वाले बहुत सारे जहाज थे, इसलिए स्मिथ ने स्वाभाविक रूप से इस तरह की शराब की थैलियां अक्सर देखी थी। झाओ हाई ने शांत भाव से स्मिथ को देखा। उसने स्मिथ को परखने के लिए थोड़ी सी मिल्क वाइन निकाली। वह देखना चाहता था कि क्या स्मिथ उसके द्वारा लाई गई शराब पीने की हिम्मत करेगा। जब से झाओ हाई स्मिथ से मिला, स्मिथ बेहद उत्साहित था। हालांकि उसका उत्साह बहुत अधिक था, फिर भी उसे थोड़ा संदेह हुआ। स्मिथ ने उसे नगर स्वामी के महल में रहने की अनुमति दी, जो उसका अपना घर भी था। झाओ हाई को लगा कि उसे महल में रखना न केवल उसकी सुरक्षा के लिए था, बल्कि उस पर नजर रखने के लिए भी था। अगर स्मिथ को उस पर शक नहीं होता तो वह निश्चित रूप से झाओ हाई की शराब पीता। अगर उसे शक होता तो वह शराब नहीं पीता। स्मिथ ने शराब की थैली उठाई और उसे ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, ये तो किसी जानवर की कारीगरी है। लिटिल हाई, क्या तुम्हारा मैदान में रहने वाले कुछ जानवरों से कोई काम है? उसी समय स्मिथ ने थैली का ढक्कन खोला और सीधे शराब अपने मुंह में डाल ली।
स्मिथ को शराब पीते देख झाओ हाई का दिल हल्का हो गया। लगता है स्मिथ को उस पर पूरा भरोसा हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने स्मिथ के हाथ में शराब का थैला देखा, उसे समझ आ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। सौभाग्य से उसकी हरकत काफी तेज थी। जब स्मिथ ने शराब उसके मुंह में डाली तो उसे लगा जैसे उसका मुंह जल रहा हो, इसलिए उसने तुरंत शराब थूक दी। अगर झाओ हाई धीमा होता तो वह निश्चित रूप से थूक को मुंह में ही खा जाता। यही मुख्य कारण था कि झाओ हाई ने रास्ते से हटने का फैसला किया। उसने शराब के थैले से देखा कि स्मिथ द्वारा ली गई मिल्क वाइन में अल्कोहल की मात्रा सबसे अधिक थी। शराब की थैली पकड़े हुए स्मिथ को बार बार खांसी आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह शराब इतनी तेज होगी कि मुंह में जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह कोयला निकल रहा हो। यह बहुत ही तीखी थी। झाओ हाई ने तुरंत चायदानी उठाई और स्मिथ के लिए एक कप चाय डाली, साथ ही स्मिथ के हाथों से शराब की थैली भी ले ली। स्मिथ ने शिष्टाचार नहीं दिखाया और तुरंत चाय पी ली ताकि उसे अच्छा महसूस हो। जब वह आखिरकार थोड़ा संभल पाया तो उसने डर के मारे झाओ हाई के हाथ में शराब की थैली को देखा और झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, मुझे कहना पड़ेगा लिटिल हाई, क्या तुम्हें यकीन है कि यह शराब है? कहीं ये जहर तो नहीं है? झाओ हाई हंसते हुए बोला, भाई स्मिथ, मैं इस शराब को ऐसे नहीं पीऊंगा। ये शराब बहुत तेज है। यहाँ तक कि शराब सहने की क्षमता के लिए मशहूर जानवर भी इतनी नहीं पी सकते। इसे धीरे धीरे पीना चाहिए। और वैसे भी जो थैला तुमने पिया उसमें सबसे तेज शराब थी। बाकी थैले इतने तेज नहीं हैं। क्या तुम उन्हें एक बार फिर आजमाना चाहोगे? झाओ हाई आमतौर पर पहली बार मिलने वाले लोगों से इस तरह बात नहीं करता था। लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि स्मिथ और उसके बीच अजनबीपन का कोई भाव नहीं था। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हों। स्मिथ को शराब पीते देख झाओ हाई ने उसे दिल से अपना दोस्त मान लिया। सिर हिलाते हुए स्मिथ ने जवाब दिया, छोड़ो, ये बहुत तेज है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यह वाइन सचमुच बहुत अनोखी है और इसका कारोबार बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपको कोई दुकान या व्यावसायिक संपर्क चाहिए तो बस मुझे बता देना, मैं आपकी मदद करूंगा। स्मिथ की बातें सुनकर झाओ हाई भावुक हो गया। फिलहाल उसके पास न तो कोई जान पहचान थी और न ही अपने उत्पाद बेचने की कोई जगह, लेकिन स्मिथ ने सचमुच उसकी इन दोनों समस्याओं को हल करने में मदद की। भला ऐसे नेक काम से कौन प्रभावित नहीं होगा। हालांकि झाओ हाई को अपने पास मौजूद मात्रा का भी अंदाजा था। उन्होंने खेद से सिर हिलाते हुए कहा, दुर्भाग्यवश हमारे पास इतनी मात्रा नहीं है कि हम इसे बड़े पैमाने पर बेच सकें। हालांकि यह शराब अच्छी है, लेकिन मैं जितनी मात्रा में उत्पादन कर सकता हूं वह मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। बड़े पैमाने पर आपूर्ति करने में हमें अभी काफी समय लगेगा। स्मिथ ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपके पास कुछ और है? मुझे दिखाए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। झाओ हाई ने भी सिर हिलाया, हाँ, ये राशन है। ये मांस का एक प्रकार है जिसे जंगली लोग हवा में सुखाकर और मसाले डालकर युद्ध के समय इस्तेमाल करते थे। मैं इन राशन को महाद्वीप में भेजकर भाड़े के सैनिकों को बेचूंगा। भाई स्मिथ, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अध्याय 357, मीठे बेर का आंगन। स्मिथ दंग रह गया। वह राशन के बारे में जानता था क्योंकि कैल्सी परिवार अक्सर बीस्टमैन के संपर्क में आता था। वह जानता था कि बीस्टमैन अक्सर युद्धों में शामिल होते हैं और युद्ध के दौरान वे राशन भी बनाते हैं, इसलिए स्मिथ उनसे अच्छी तरह परिचित था। दरअसल उसे नहीं लगा था कि झाओ हाई महाद्वीप में ये राशन बेचना चाहेगा। फिर भी उसका विचार आजमाने लायक था। भाड़े के सैनिकों का खाना काफी नीरस होता है, इसलिए अगर उन्हें राशन परोसा जाए तो शायद उन्हें पसंद आ जाए। लेकिन स्मिथ ने फिर भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, लिटिल हाई, ये राशन अर्गली से बने हैं और ये महाद्वीप में भी बहुत मूल्यवान है। इन्हें राशन में बदलना काफी फिजूल खर्ची लगती है। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, दरअसल मेरा सारा राशन अर्गली से नहीं बना है। हालांकि मैदानी इलाकों में मेरा कुछ कारोबार है, लेकिन मेरे पास अर्गली की मात्रा ज्यादा नहीं है। अर्गली के अलावा मेरा राशन नीली आंखों वाले खरगोश के मांस से भी बना है। आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीप में नीली आंखों वाले खरगोश का मांस ज्यादा नहीं बिकता, इसलिए मैंने उसे राशन में शामिल कर लिया है। स्मिथ ने जवाब दिया, नीली आंखों वाला खरगोश, यह मेरे लिए बिल्कुल नया है। क्या नीली आंखों वाले खरगोशों का इस्तेमाल आमतौर पर डिब्बाबंद खाना बनाने में नहीं किया जाता? क्या आपने ऐसा करने की कोशिश की है? झाओ हाई मुस्कुराया, मैंने किया, लेकिन मेरे पास नीली आंखों वाले खरगोशों की संख्या काफी ज्यादा है। उन्हें डिब्बाबंद भोजन में नहीं बदला जा सकता, इसलिए मैंने उन्हें राशन के रूप में रखा है। साथ ही मैं पूरे नीली आंखों वाले खरगोशों को बेचना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उनकी खाल खुद के लिए चाहिए। स्मिथ मुस्कुराया और बोला, चलिए आपकी योजना के अनुसार चलते हैं। इन राशन को बेचकर उन भाड़े के सैनिकों को हमारी याद आ जाएगी, चाहे वो आप हो या मेरा कैल्सी परिवार। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन इस तरह से एक और समस्या खड़ी हो जाती है। हमें उन खरगोशों की खालों का भी निपटान करना होगा और मुझे उनसे बने कुछ उत्पाद भी बेचने होंगे। भाई स्मिथ, इस बारे में आपका क्या विचार है? स्मिथ ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। आपको अपने व्यवसाय के आंकड़ों को समझने और ये देखने के लिए थोड़ा समय चाहिए कि आप अपना सामान किसे बेच सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। झाओ हाई मुस्कुराया, मैं करूंगा, लेकिन भाई स्मिथ, मुझे बहुत जिज्ञासा है, जब हम पहली बार मिले हैं तो आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? स्मिथ ने झाओ हाई की ओर देखा और आह भरी, तुम्हारे लिए यह इसलिए है क्योंकि तुम इसके हकदार हो। हम डार्क मेजेस लीग रेडियंट चर्च के साथ अपने टकराव में हमेशा से ही पिछड़ते रहे हैं। खासकर हाल के वर्षों में उनके साथ हमारी लड़ाइयों में हमेशा हार ही हाथ लगी है। हमें लगता है कि इसका कारण चर्च के बारे में हमारी जानकारी की कमी है। तुमने कुछ समय पहले जो जानकारी दी थी वह लीग के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे हमें अपनी भड़ास निकालने और बेहतर महसूस करने का मौका मिला। अब झाओ हाई को वजह पता चल गई थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि स्मिथ उसके प्रति इतना विनम्र था। असल में वजह ये थी
स्मिथ की बातों से उन्हें जो समझ आया उससे ये स्पष्ट था कि कैल्सी परिवार डार्कमेज लीग को अपने परिवार के समान मानता है। वे लीग को बहुत महत्व देते हैं, इसीलिए वे उनके प्रति इतना आभार व्यक्त करते हैं। झाओ हाई को इसमें कोई बुराई नहीं लगी। कैल्सी परिवार को पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली काला जादूगर परिवार कहा जा सकता है। उनके परिवार का उत्थान और पतन काले जादू के भाग्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए वे काले जादूगरों के पेशे को खत्म होते नहीं देख सकते थे। इसी कारण उन्होंने काले जादूगरों का संघ स्थापित किया। हालांकि चूंकि वे भी डार्क मेजेस थे, इसलिए वे जानते थे कि डार्क मेजेस को कोई अपना श्रेष्ठ माने जाना पसंद नहीं होता। इसलिए उन्होंने लीग को एक ढीले ढाले गठबंधन के रूप में स्थापित किया और इसे बहुत ही आरामदायक माहौल दिया। और वे इस मॉडल में सफल भी हुए। वे डार्क मेजेस और अन्य लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट करने में कामयाब रहे। रेडियंट चर्च से निपटने की बात करें तो उन्हें जानबूझकर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि डार्क मेजेस पहले से ही रेडियंट चर्च को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। झाओ हाई ने स्मिथ की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रेडियंट चर्च के साथ मेरी दुश्मनी बहुत गहरी है। इस बार मैदान में मैंने चर्च के 9वें स्तर के एक विशेषज्ञ को मार गिराया। मुझे जो जानकारी मिली वह उसी 9वें रैंक के विशेषज्ञ से मिली थी। स्मिथ अवाक रह गया। उसे पता नहीं था कि झाओ हाई ने रेडियंट चर्च के 9वें रैंक के विशेषज्ञ को मार डाला था। इस जानकारी से उसे गहरा सदमा लगा। उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, क्या तुमने सचमुच चर्च के 9वें रैंक के विशेषज्ञ को मार डाला? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं 9वें दर्जे का अग्नितत्व जादूगर हूँ, उनके परम हथियार कार्यक्रम के सफल उत्पादों में से एक। इस बार चर्च ने गाय सिर वाली जाति की ओर हाथ बढ़ाया और योद्धा बैल कबीले के साथ मिलकर हरक्यूलियन बैल कबीले को हराया। मैंने हरक्यूलियन बैलों की मदद की और न केवल हमने योद्धा बैलों को हराया, बल्कि चर्च के 9वें दर्जे के विशेषज्ञ और चर्च के लिए काम कर रहे एक हरक्यूलियन बैल जासूस को भी मार गिराया। अब मैं गाय सिर वाली जाति का युवराज हूँ। स्मिथ एक बार फिर हैरान रह गया। कैल्सी परिवार तो कई सालों से ही उन जानवरों जैसे इंसानों के साथ व्यापार कर रहा था, लेकिन किसी जानवर जैसी जाति का राजकुमार होना, भला कोई इंसान ये दर्जा कैसे हासिल कर सकता है? स्मिथ ने शुरू में झाओ हाई के प्रति आतिथ्य सत्कार दिखाया, क्योंकि झाओ हाई ने डार्क मेजेस लीग को कुछ मामलों को सुलझाने में मदद की थी और बेल के पत्र के कारण भी। बेल ने अपने पत्र में झाओ हाई की बहुत प्रशंसा की थी, इसलिए स्मिथ ने झाओ हाई के साथ अच्छा व्यवहार करने का फैसला किया। लेकिन स्मिथ ने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई उसे लगातार चौंकाता रहेगा। सबसे पहले तो उसका कारोबार, उसके विचार और सुझाव कारोबार के लिए बहुत अच्छे थे। ये बात तब और भी सच साबित हुई जब उसने सुना कि दूध वाली शराब की आपूर्ति करने वाली सिर्फ 2 ही अन्य कंपनियां हैं। इस समय स्मिथ के खून में उबाल आ गया और उसका शरीर गर्म हो गया। स्मिथ को इस बात का स्पष्ट अंदाजा था कि अनूठे व्यवसायों से कितना मुनाफा हो सकता है, और यह बहुत अधिक था। इसके अलावा वो दूरदर्शी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने इस व्यवसाय को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन झाओ हाई से पूछा कि क्या उनके पास कोई अन्य उत्पाद भी है। वह ये देखना चाहते थे कि क्या कोई और अच्छा व्यवसाय संभव है। वह ये जानना चाहते थे कि झाओ हाई के पास और क्या विचार हो सकते हैं। कुछ समय बाद व्यापार का विचार आया। जब स्मिथ ने प्रस्ताव सुना तो वह असमंजस में पड़ गए, क्योंकि व्यापार बहुत ही सामान्य और साधारण लग रहा था, मानो उसमें कोई खास विशेषता ही न हो। हालांकि जब झाओ हाई ने भाड़े के सैनिकों को ग्राहकों के रूप में बताया तो स्मिथ को पता चल गया कि झाओ हाई का व्यावसायिक लक्ष्य क्या था। पूरे महाद्वीप में भाड़े के सैनिक एक ऐसी ताकत थे जिन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि भाड़े के सैनिकों की संख्या आमतौर पर बहुत कम होती थी, लेकिन स्मिथ उनकी क्षमताओं को कम करके नहीं आंक सकते थे। इन बड़े परिवारों के भाड़े के सैनिकों के बीच सूचना नेटवर्क थे। वे जानते थे कि जब भाड़े के सैनिक एकजुट होते हैं तो वे कितने भयानक हो सकते हैं। हालांकि वे बेहद डरावने हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता कम है। इसलिए अगर उन्हें राशन मुहैया कराया जाए, जिसे एक विशेष प्रकार का भोजन माना जा सकता है, तो ये भाड़े के सैनिकों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। कोई और व्यवसाय भाड़े के सैनिकों को इतनी मदद नहीं दे सकता। और अंत में झाओ हाई ने खुलासा किया कि वह हरक्यूलियन बुल कबीले का युवराज भी था। यही वह जानकारी थी जिसने स्मिथ को सबसे ज्यादा झकझोर दिया। प्रेरी में बीस्टमैन जाति के युवराज का दर्जा बहुत ऊंचा होता था। आप चाहे किसी भी जाति के हों, जब तक आप किसी जाति के युवराज हैं, यहाँ तक कि युद्धरत कबीला भी आपका विनम्रतापूर्वक स्वागत करेगा। यही इस दर्जे का प्रतीक था। लेकिन राजकुमार होना तो दूर की बात है, बीस्टमैन जाति के कबीले का सदस्य होना भी बहुत मुश्किल काम था। इसकी वजह ये थी कि बीस्टमैन आमतौर पर इंसानों पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए किसी इंसान के लिए बीस्टमैन के कबीले का सदस्य बनना लगभग नामुमकिन था। और एक युवराज, किसी इंसान के लिए युवराज बनना कितना मुश्किल होगा। स्मिथ इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। उसने झाओ हाई की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। स्मिथ का रूप देखकर झाओ हाई समझ गया कि दूसरा क्या सोच रहा है। वो बस मुस्कुराया और बोला, भाई स्मिथ, सच कहूं तो मैं न केवल हरक्यूलियन बुल कबीले का युवराज हूं, बल्कि मेरे पास बिग बेली पिग कबीले और जायंट हॉर्न बुल कबीले की भी मित्रता है। क्या आप वह जादुई जानवर देख रहे हैं जो मेरी गाड़ी खींच रहा है? वह जायंट हॉर्न बुल का रिश्तेदार जानवर है। मेरे पास फाइटिंग बुल और हरक्यूलियन बुल का भी रिश्तेदार जानवर है। जानवरों के मैदान में मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मुझ पर दूसरे जानवरों का हमला नहीं होगा। हाँ, स्मिथ ने झाओ हाई को खाली निगाहों से देखा। ये खबर बहुत बड़ी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई में इतनी क्षमताएं होंगी और उस पर बीस्टमैन हमला भी नहीं करेंगे। ये हर मानव व्यापारी के लिए एक सपने जैसा था। कुछ समय बाद स्मिथ होश में आया। फिर उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर पूछा, भाई, क्या मैं जान सकता हूं कि ये दोस्ती के झंडे क्या हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे? स्मिथ के सवाल को सुनकर झाओ हाई समझ गया कि स्मिथ को दोस्ती के झंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिर बीस्टमैन इंसानों को अपने दोस्ती के झंडे तो देते नहीं, लेकिन वह स्मिथ से सच्चाई छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत स्मिथ को समझाया कि दोस्ती का झंडा क्या होता है। स्मिथ समझ गया था कि उनके कबीले को पहले जो झंडा मिला था वह सिर्फ एक साधारण झंडा था, उसका कोई उपयोग नहीं था।
दोनों ने कुछ देर बातचीत की जिससे स्मिथ को बीस्टमैन के बीच के मामलों की नई समझ मिली। इसी समय फिल अंदर आया और स्मिथ और झाओ हाई से बोला, मास्टर, मिस्टर वेल्स, खाना तैयार है, कृपया भोजन कक्ष में बैठ जाइए। स्मिथ झाओ हाई के साथ जल्दी से खड़ा हो गया। छोटे हाई, चलो चलते हैं, मेरे महल के रसोइयों के बनाए खाने का स्वाद चखो। अंकल फिल, क्या छोटे हाई के सामान का ध्यान रखा गया है? फिल ने झुककर कहा, इसे अंदर लाया गया है और स्वीट प्लम आंगन में रख दिया गया है। साहब के नौकरों को भी आंगन में भेजा गया था। स्मिथ ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, अब से तुम स्वीट प्लम आंगन में रहोगे। तुम्हारे लोगों को भी वहीं भेज दिया गया है। वह एक स्वतंत्र आंगन है और मुख्य घर से सबसे दूर है। वह आंगन सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे या अंकल फिल को बता देना। अंकल फिल ने मुझे बचपन से देखा है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बता देना, वे तुम्हारी मदद करेंगे। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, मैं याद रखूंगा। भाई को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करने के बाद वे हवेली के भोजन कक्ष की ओर चल पड़े। नगर स्वामी की हवेली का भोजन कक्ष सभी आंगनों के बीचों बीच स्थित था। ये कक्ष बहुत विशाल था, जिसमें आम लोगों के खाने की जगह, परिवार के खाने की जगह, बुजुर्गों के खाने की जगह और अंत में मेहमानों के खाने की जगह भी थी। अध्याय 358 मेगन। जिस कमरे में वे इस समय थे वह मेहमानों के भोजन करने का स्थान था। यहाँ भोजन करने के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था थी और लोग अपनी पसंद के व्यंजन भी ऑर्डर कर सकते थे, जबकि आम लोगों के यहाँ भोजन हमेशा तैयार मिलता था। भोजन कक्ष में खाना खाने के बाद फिल झाओ हाई को सीधे स्वीट प्लम कोर्टयार्ड ले गया, जहां वह ठहरने वाला था। स्वीट प्लम कोर्टयार्ड का नाम इसके प्रसिद्ध स्वीट प्लम गार्डन के नाम पर रखा गया था, जिसमें सभी प्रकार के मीठे बेर लगे हुए थे। इस समय बेरों के खिलने का मौसम था, जिससे पूरा आंगन एक मनमोहक सुगंध से भर गया था। हालांकि झाओ हाई को स्वीट प्लम कोर्टयार्ड में प्रवेश मिल गया था, लेकिन रुएन को आमंत्रित नहीं किया गया था और वह शैली होटल में ही रुकी रही। फिर भी झाओ हाई ने उसकी देखभाल के लिए आवश्यक उपाय किए। जब झाओ हाई ने अपना भोजन समाप्त कर लिया और मीठे बेर के आंगन की ओर चल पड़ा, तो लौरा और अन्य लोग पहले से ही अपने नए निवास के एक कमरे में उसका इंतजार कर रहे थे। मीठे बेर के बगीचे के अलावा आंगन में मुख्य घर के सामने एक छोटा सा क्षेत्र भी था। पूरे आंगन में लगभग 100 लोग समा सकते थे। यह कोई छोटा आंगन नहीं था। कमरे में प्रवेश करने के बाद झाओ हाई ने लौरा और अन्य लोगों को अंदर बैठे देखा। झाओ हाई को अंदर आते देख उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। लौरा और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए और लौरा ने पूछा, भाई हाई, ये सब क्या है? उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा है? लौरा के चिंतित चेहरे को देखकर झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अब से यही रहेंगे। ये सब भाई स्मिथ ने हमारे लिए तैयार किया है। फिर उसने लौरा और बाकी लोगों को आज स्मिथ के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। झाओ हाई की कहानी सुनकर लौरा और बाकी सब स्तब्ध रह गए, लेकिन लौरा के चेहरे पर तुरंत खुशी का भाव आ गया। उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई हाई, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि स्मिथ ने हमें यहाँ इसलिए ठहराया है ताकि वो हमारी गतिविधियों पर नजर रख सके? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर वह हम पर नजर रखे? इस तरह हम उसे हमारे साथ सहयोग करने के लिए और अधिक इच्छुक बना सकते हैं। वो हम पर संदेह नहीं करेगा, जो हमारे उद्देश्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लौरा और बाकी लोग हैरानी से देखते रहे, लेकिन वे तुरंत समझ गए कि झाओ हाई का क्या मतलब था। लौरा ने शर्मिंदा होकर कहा, तो भाई हाई का मतलब शुरू में वो था? हाँ, अब मुझे समझ आ गया। झाओ हाई मुस्कुराया, अच्छा, अगले 2 दिनों में हमें अपने उत्पादों के आंकड़े पता चल जाएंगे। हम कितना अनाज पैदा कर सकते हैं, साथ ही दूध से बनी शराब और राशन का उत्पादन कितना होगा। फिर हम दादा ग्रीन को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहेंगे। मैं जाकर रुएन की स्थिति देख लेता हूँ। जैसे ही अंकल इवान यहाँ पहुंचेंगे, रुएन तुरंत उनके जहाज पर सवार हो सकती है। लौरा मुस्कुराई, रुएन को घर भेजना भी हमारी चिंताओं में से एक है। ठीक है भाई हाय, अभी शुरुआती सर्दी का मौसम है, मैदानों में कारोबार बहुत कम है, क्यों न हम दूसरे राष्ट्रों से मिलने चले? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि हम यहाँ अपने कारोबार को स्थिर कर लें। हमें जल्द से जल्द बाहर अपनी दुकान खोलनी होगी। लौरा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह भी अच्छा है। अगले 2 दिनों में हम अपना स्टॉक देख लेंगे और अपना प्रोडक्शन सेटअप कर लेंगे। झाओ हाई ने भी सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि सब इतना आसानी से हो जाएगा। भाई स्मिथ की मदद से अब हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही गुलामों का बाजार देखने का भी यही सबसे अच्छा समय है। क्या आप भी आना चाहेंगे? लौरा ने सहमति जताते हुए कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हमें सबसे ज्यादा कुशल लोगों की कमी है। हालांकि हम बहुत सारे मानव गुलाम लाए हैं, लेकिन उन गुलामों को फसल उगाने का जरा भी अनुभव नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए बेहतर होगा कि हम और मानव गुलामों की तलाश करें, खासकर उन लोगों की जो कुशल और साक्षर हों। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमारे क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। हमारा क्षेत्र पूरे एक्सू साम्राज्य से बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों की संख्या वास्तव में बहुत कम है। अगर हम अभी जमीन को उपजाऊ बना भी लें तो भी उस पर काम करने के लिए लोग नहीं होंगे। इन दिनों झाओ हाई हमेशा अपने क्षेत्र के बारे में सोचता रहता था। ब्लैक वेस्टलैंड के अलावा कैरियन फॉग भी था, जिसका उपयोग का एयर अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कर सकते थे। लेकिन फिलहाल भले ही वह इस सारी भूमि को बेहतर बना ले, इस पर काम करने वाले लोग वास्तव में बहुत कम थे। फिलहाल उनके पास जितने लोग थे वे मौजूदा खेतों में खेती करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन जैसे जैसे कारखाने बढ़ते जाएंगे, फसलें बोने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी। सौभाग्य से अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए बाहर फसलें बोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी समय बाहर से अचानक तेज आवाज आए। इससे झाओ हाई और बाकी लोग चौंक गए। यह आंगन स्मिथ ने उनके लिए तैयार किया था। किसी का अंदर आना बहुत अजीब था। आखिर चल क्या रहा है?
झाओ हाई के चेहरे के भाव बदल गए। उसने शुन की ओर मुड़कर कहा, शुन, जरा देखो क्या हो रहा है और ध्यान रखना कि किसी को नाराज न करो। शुन ने सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। मेगन को बचपन से ही बेर के फूल बहुत पसंद थे, इसलिए स्वीट प्लम कोर्टयार्ड उसकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई। अगर स्वीट प्लम कोर्टयार्ड इतनी दूर न होता तो वह अब तक यहीं रहने आ गई होती। चूंकि अब सर्दियों की शुरुआत हो रही थी, इसलिए बगीचे में मीठे बेर पूरी तरह से खिल चुके थे। मेगन ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और बगीचे में घूमने गई। रास्ते में वे महाद्वीप की बातों पर चर्चा करते हुए गर्म शराब के कुछ गिलास पी रहे थे। स्काई वाटर सिटी में नगर स्वामी के महल का सुंदर बेर का आंगन बहुत प्रसिद्ध था। इस आंगन में पूरे शहर का सबसे बड़ा बेर का बगीचा था। सर्दियों की शुरुआत में यहाँ आना और नजारा देखना सबसे अच्छा समय होता था। कई कुलीन युवतियां और युवक साल भर इस सुंदर बेर के आंगन में बगीचे की सुंदरता का आनंद लेने आते थे, लेकिन जमीन पर थोड़ी बर्फ होने पर यह और भी खूबसूरत लगता था। मेगन के साथ 2 नौकर थे। सामने के आंगन में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए वे पीछे के दरवाजे से आंगन में आते थे। ऐसा न केवल व्यवधान को कम करने के लिए किया गया था, बल्कि यह बेर के बगीचे तक जाने का सबसे नजदीकी रास्ता भी था। मेगन की नौकरानी ने आंगन का दरवाजा खोला और समूह अंदर जाकर बेर के बगीचे की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी क्षण मेगन को लगा कि आंगन में कुछ अलग है। इससे पहले मेगन आंगन की सफाई किसी से नहीं करवाती थी, इसलिए वह जगह काफी गंदी दिखती थी। लेकिन अब आंगन एकदम साफ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सफाई की हो, बस उसे पता नहीं था कि क्यों। ये कहा जा सकता है कि मेगन की यात्रा योजना काफी बिगड़ गई। उसके मन में सूखे पत्तों और टहनियों से भरा हुआ शुगर प्लम आंगन सुंदर बगीचे के विपरीत 2 अलग अलग पहलुओं को बहुत खूबसूरत बना रहा था। लेकिन अब आंगन साफ कर दिया गया है, जमीन पर झाड़ू लगा दी गई है और पानी साफ कर दिया गया है। मेघ बहुत असमंजस में थी। इसी समय आंगन के मुख्य घर का दरवाजा खुला, फिर चमड़े का कवच पहने एक छोटे और पतले योद्धा की परछाई अचानक प्रकट हुई और अपनी स्वाभाविक रूप से ठंडी आंखों से उन्हें घूरने लगी। मेघ के साथ आए सभी युवक और युवतियां चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। वे सब उस दुबली पतली आकृति को देख रहे थे। सब एकदम शांत थे। सबसे पहले शुन ने अपनी पहचान जाहिर की। शुन झाओ हाई की बात समझ गया था। झाओ हाई बेवजह की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शुन से कहा कि जब वह अपनी पहचान जाहिर करे तो किसी को नाराज न करे। शुन ने उन नौजवानों और युवतियों को देखा और मन ही मन थोड़ा आह भरी। फिर उसने मेगन की ओर देखा, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शुन ने देखा कि मेगन और बाकी महिलाएं ज्यादातर हाथ गर्म करने वाले यंत्र लिए हुए थीं, जबकि युवक मोटे मुलायम जानवरों जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनमें से हर एक बेहद खूबसूरत लग रहा था। उनके पीछे कई नौकर चल रहे थे। कुछ नौकर खाने के डिब्बे लिए हुए थे तो कुछ कोयले के चूल्हे लिए हुए थे। पूरा समूह काफी चहल पहल भरा लग रहा था। उन पर एक नजर डालने के बाद शुन समझ गया कि मेगन नगर के स्वामी की बेटी होगी और उसने अपने दोस्तों को मीठे बेर के बगीचे में घूमने के लिए बुलाया होगा। उसे इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुई। आखिरकार जब वे यहाँ पहुंचे थे तो उसने पूरे आंगन का जायजा लिया था। पिछले दरवाजे के ठीक पास बगीचे से सटा एक छोटा सा इलाका था जहां लोग जाकर नजारे का आनंद ले सकते थे। मेगन के साथ आए लोगों को देखकर शुन तुरंत समझ गया कि वे क्या करने आए हैं। शुन ने समूह की ओर झुककर कहा, इसने युवती मेगन को देखा है। यह मेरे युवा स्वामी वेल्स की सेविका है। आज युवा स्वामी नगर स्वामी से मिलने आए थे और उन्हें रहने के लिए ये सुंदर बेर का आंगन दिया गया है। मुझे युवती से क्षमा मांगनी होगी। शुन के शब्द बेहद आकर्षक थे, लेकिन सीधे मुद्दे पर भी थे। उन्होंने मेगन को बताया कि झाओ हाई के समूह को नगर प्रमुख ने आमंत्रित किया था और वे जबरन घुसपैठ नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेगन और उनके समूह से विनम्रतापूर्वक जाने का अनुरोध भी किया। मेगन ने घूर कर देखा, फिर उलझन भरी नजर से उसने शुन से पूछा, क्या आप सचमुच पिताजी के मेहमान हैं? शुन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे युवती के प्रति ईमानदार रहना होगा। नगर स्वामी का एकमात्र अतिथि मेरा युवा स्वामी है, मैं तो बस युवा स्वामी का सेवक हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झाओ हाई की आवाज सुनाई दी, ठीक है शुन, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हमने ही सबसे पहले उस युवती को परेशान किया था। युवती जब चाहे तब मिलने आ सकती है। शुन ने सिर हिलाया और मेगन की ओर मुड़कर कहा, मैं उस युवती से माफी मांगता हूँ। कृपया आगे बढ़ें, हमें घर के अंदर ही आराम करना होगा। शुन के उदास रवैये से मेगन शर्मिंदा हो गई। उसके साथ आए युवक युवतियां भी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। मेगन ने जल्दी से कहा, क्योंकि ऐसा है तो मैं और बाकी लोग साहब की नींद में खलल नहीं डालेंगे। हम अब जा रहे हैं। जैसे ही वह जाने लगी, एक महिला की आवाज आई, मैडम कृपया रुकिए। फिर लौरा दरवाजे से बाहर आई। शुन ने लौरा को प्रणाम किया और फिर उसके पीछे चली गई। लौरा ने झुककर कहा, युवती को जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, नगर स्वामी के महल में घुसपैठ करने वाले हम ही थे, तो हम युवती को कैसे जाने दे सकते हैं? मैं युवती और उसकी सहेलियों को बेर के बाग में आमंत्रित करती हूँ। हम आपकी यात्रा में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लौरा की बातें सुनकर मेगन और भी शर्मिंदा हो गई। उसने तुरंत जवाब दिया, तो क्या हम आपके समूह की नींद में खलल नहीं डाल रहे होंगे? लौरा मुस्कुराए और बोली, मेरे मालिक ने ही उस महिला के बेर के बगीचे में जाने में खलल डाला था और उन्होंने ही मुझे आपको आमंत्रित करने के लिए कहा था। जी हाँ, यह कोई तेज शराब है जो मालिक उस युवती को उपहार में देना चाहते थे। ये काफी तीखी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर उसने शराब से भरा थैला शुन को दे दिया, जिसने थैला मेगन के नौकर की ओर सौंप दिया और फिर वह वापस मुड़ गया। अध्याय 359 बेर के फूल की राजकुमारी। मेगन के नौकर को शराब सौंपने के बाद शुन लौरा के पास लौट आया। लौरा ने मेगन को प्रणाम करते हुए कहा, इससे अब उस युवती और उसके दोस्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसने मेगन की ओर मुस्कुराते हुए घर की ओर चलना शुरू किया। शुन भी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मेगन ये सब देखकर हैरान रह गई।
वे अपने परिवार के कम प्रभावशाली बच्चे थे, या कहें कि वे लोग थे जिन्हें परिवार में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं था। उन्होंने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था, इसलिए यह अच्छा हुआ कि अब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेगन को जवाब देने में काफी समय लगा। उसने बंद दरवाजे पर एक नजर डाली और फिर दांत पीसते हुए समूह की ओर मुड़ी और कहा, चलो हम मीठे बेर के बगीचे की ओर चले गए। लोगों ने मेगन को ऐसे देखा मानो उन्हें उसकी बात समझ ही ना आए हो। उनके अनुसार उन्हें आंगन से चले जाना चाहिए, क्योंकि यह एक कुलीन व्यक्ति का बुनियादी शिष्टाचार था। मेगन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, उस सज्जन ने हमें पहले ही शराब की एक थैली दे दी है। हम भी उन्हें निराश नहीं करना चाहते, है ना? तो चलिए स्वीट प्लम गार्डन चलते हैं। जब समूह ने रुयन की बात सुनी तो वे सब एक पल के लिए सोचने लगे, फिर उनका उत्साह बढ़ गया और वे मेगन के पीछे पीछे बगीचे की ओर चल पड़े। वे बगीचे के नजारे का आनंद लेने के लिए बेताब थे। मेगन के समूह की खुशी की आवाज सुनकर झाओ हाय मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसने अपना कप पकड़ा और चाय की एक घूंट ली। झाओ हाय को दूध वाली चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगा। यह उसकी सबसे पसंदीदा चाय थी। गाढ़ी चाय की तुलना में इसका स्वाद हल्का था, लेकिन दूध होने के कारण यह मुंह में बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। झाओ हाय को यह बहुत पसंद आई। लौरा ने झाओ हाय की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। भाई हाय, क्या उन्हें ये शराब देना वाकई ठीक है? ये तो 10 जिन की तेज शराब है। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर वे इसे पी ले तो क्या बेहतर नहीं होगा? वे हमारे लिए इसका विज्ञापन कर सकते हैं। लौरा की मुस्कान और भी खिल उठी, क्योंकि वह जानती थी कि यह अच्छा विज्ञापन नहीं है। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि झाओ हाय सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा था। मेगन और उसका समूह बेर के बगीचे में पहुंचे और उन्होंने तुरंत अपने नौकरों से छोटे से चौकोर हिस्से में बिछाने के लिए कपड़ा तैयार करवाया। फिर कोयले का चूल्हा जलाया गया और नौकरों ने चूल्हे पर थोड़ी शराब गर्म करने के लिए केतली तैयार की। उसी समय मेज पर कई छोटी छोटी थलियां भी सजाई गईं, लेकिन वहां मौजूद लोगों को यह स्पष्ट था कि ये थलियां केवल सजावट के लिए थी, इन्हें कोई खाने वाला नहीं था। फिलहाल वहां मौजूद किसी का भी मन बेर के बगीचे का आनंद लेने का नहीं था। सबका ध्यान नौकर के हाथ में लटकी शराब की थैली पर केंद्रित था। ये लोग अपने कबीले के कारोबार से जुड़े नहीं थे, इसलिए उनमें से अधिकांश ने पहले कभी किसी जानवर के आकार का शराब का थैला नहीं देखा था। इसलिए जब नौकर ने चमड़े का थैला पेश किया तो समूह बहुत उत्सुक हो गया। मेगन जानती थी कि वे क्या सोच रहे हैं। उसने अपने नौकर के हाथ में शराब की थैली देखी और सिर हिलाते हुए कहा, यह किसी जानवर की दूध की शराब होनी चाहिए। लगता है आज हम एक ताज़ा शराब चखने वाले हैं। जाओ शराब को गर्म कर लो। नौकर ने तुरंत बात मान ली, फिर सावधानी से शराब को केतली में डाला और उसे कोयले के चूल्हे पर रख दिया। मेगन ने शराब की थैली को हैरानी से देखते हुए कहा, यह ठीक नहीं है। मुझे याद है कि दूध से बनी शराब का रंग मलाई जैसा होना चाहिए। ये शराब पारदर्शी कैसे हो सकती है? उसके बगल में खड़ी एक युवती ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं घर पर दूध से बनी शराब पीती थी। वह शराब दूधिया रंग की होती थी और बकरी के दूध जैसी दिखती थी। लेकिन ये तो पानी जैसी दिख रही है। क्या आपको यकीन है कि यह पानी नहीं है? हालांकि ये स्पष्ट था कि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि थोड़ी ही देर में केतली से शराब की खुशबू आने लगी। कई युवक शराब को सूंघने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से एक ने कहा, यह शराब बहुत खुशबूदार है। मैंने पहली बार इतनी मनमोहक खुशबू सूंघी है। अब मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इसका स्वाद कैसा होगा। कई लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने शराब को सूंघा और वाकई वह बहुत सुगंधित थी। फिलहाल बगीचे के चौक में एक अजीब सा दृश्य था। हर कोई केतली को देख रहा था और आसपास खिले बेरोन पर किसी का ध्यान नहीं था। कुछ ही देर में केतली गर्म हो गई। फिर नौकर ने तुरंत हर व्यक्ति को एक एक कप दिया। समूह ने बेसब्री से पिया और चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं, सभी को तुरंत लगातार खांसी आने लगी। उनके चेहरे बेहद लाल हो गए। जब समूह संभला तो युवतियों ने अपने शराब के गिलास नीचे रख दिए। वे थोड़ी भयभीत होकर शराब की ओर देखने लगी। हालांकि युवकों ने अपनी शराब नहीं छोड़ी, बल्कि उसका आनंद लिया और धीरे धीरे घूंट लेते रहे। चाहे शराब कितनी भी गाढ़ी हो, वे उसे पीना बंद नहीं कर पा रहे थे। शराब का स्वाद वाकई लाजवाब था, खासकर इस सर्दी के मौसम में जब शराब का ये सुगंधित गर्म गिलास बेहद सुकून देने वाला पे था। युवक खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने 2-4 कप और पी लिए। जब युवतियों ने उन युवकों को देखा तो आखिरकार उन्होंने अपनी झिझक दूर की और युवकों की तरह घूंट घूंट करके पीना सीख लिया। जल्द ही वे भी एक कप शराब पेट पर रखने में सक्षम हो गई। उच्च अल्कोहल वाली शराब की अपनी अलग विशेषता होती है। इसे पीने के बाद व्यक्ति को पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है। एक घूंट लेते ही मेगन को अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। हालांकि मौसम ठंडा था, फिर भी समूह के लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। शराब की एक और खासियत ये थी कि जितना ज्यादा पीते थे उतना ही ज्यादा पीने की इच्छा होती थी। बेहोशी और चक्कर आने का एहसास वाकई अद्भुत था। नौकरों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके युवा मालिक और मालकिनें नशे में धुत लग रहे थे और लगातार शराब पी रहे थे। कुछ ही देर में झाओ हाय द्वारा दी गई 10 जिन शराब खत्म हो गई। इन युवकों को देखकर लगा कि उनके चेहरे लाल हो गए हैं और वे मदहोश हैं। नौकर तुरंत उन्हें घर ले गए। जब वे आंगन के दरवाजे पर पहुंचे तो शुन पहले से ही वहां मौजूद थी, जो चुपचाप मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। शुन को उनकी शराब की तीव्रता का भली भांति अंदाजा था। इन युवा रईसों की तो बात ही छोड़िए, जो स्वयं शराब नहीं पीते थे। महाद्वीप के बूढ़े शराबी भी शायद इतनी शराब पीकर मदहोश हो जाते। उस शराब की तीव्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी समय शु वहां पहुंची और शुन की ओर देखकर बोली, यह क्या है? शुन मुस्कुराया, ये लोग नशे में हैं। ये तो छोटे मालिक की विज्ञापन योजना है। जब ये लोग घर लौटेंगे तो ये शराब के लिए सबसे बढ़िया विज्ञापन बन जाएंगे। फिर दोनों के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अगली सुबह मेगन ने आंखें खोली और कुछ देर इधर उधर देखा तो पाया कि वह अपने कमरे में है। वह खड़ी तो हुई लेकिन लड़खड़ा गई।
फिर बैठ गई और हैरान थी, उसके शरीर पर सोने के कपड़े थे। ये तो सामान्य था, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वह असमंजस में थी तभी अचानक उसने अपने बिस्तर के नीचे एक व्यक्ति को लेटे हुए देखा। यह उसकी नौकरानी थी। नौकरानी ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और वह भी सो गई थी। मेगन को अचानक लगा कि उसका मुंह सूख रहा है। उसने अपनी नौकरानी को कोहनी मारी और कहा, छोटी में, मुझे पानी दो। छोटी में स्वाभाविक रूप से मेगन के बिस्तर के ठीक नीचे सो रही थी। मेगन की आवाज सुनकर वह तुरंत जाग गई। उसने खुशी से मेगन की ओर देखा और बोली, मैडम, आप जाग गई। बहुत बढ़िया, एक पल रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। छोटी में दौड़कर एक मेज के पास गई और मेगन के लिए पानी की बोतल से एक गिलास पानी डाला। बोतल चमड़े से लिपटी हुई थी, इसलिए अंदर का पानी ज्यादा ठंडा नहीं था और पीने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। मेगन ने पानी पिया और उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने मे की ओर मुड़कर कहा, छोटी में, मुझे क्या हुआ? मैं कब सो गई? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मे ने मेगन की शक्ल देखी। वह समझ गई कि मेगन को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। उसने तुरंत जवाब दिया, मैडम, आपको सच में कुछ याद नहीं आ रहा? कल आप और मिस हॉली बाकी लोगों के साथ प्लम गार्डन में मौज मस्ती करने गए थे। फिर आपने मिस्टर वेल्स द्वारा दी गई शराब पी ली और नशे में चूर हो गए। कल आपने रात का खाना नहीं खाया और सीधे सो गए। मेगन ने घूरकर देखा और भौहें सिकुड़ी। उसने कुछ पल सोचा और पाया कि यादें बस धुंधली सी थी। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी और बोली, घटनाएं बहुत धुंधली लग रही हैं, शराब बहुत तेज थी। मुझे याद है, हॉली ने मेरे साथ बहुत शराब पी थी। मुझे नशे में होने की उम्मीद नहीं थी। क्या पिताजी को पता था? मेगन के पिता का नाम स्मिथ था और मेगन को थोड़ा डर था कि कहीं ये बात स्मिथ को पता न चल जाए। हालांकि स्मिथ उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने से नहीं रोकते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब उन्हें पता चलेगा कि वह शराब पीकर नशे में धुत हो गई थी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आखिर परिवार की शिक्षाएं बहुत सख्त थीं। छोटी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और सिर हिलाकर कहा, उन्हें पता है। कल रात भगवान को सूचित कर दिया गया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मिस ने मिस्टर वेल्स द्वारा दी गई शराब पीकर नशा कर लिया है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि आपको आराम करने के लिए कहा। मेगन अचंभित रह गई। फिर उसने तुरंत कहा, आओ कपड़े बदलने में मेरी मदद करो, मैं पिताजी से मिलना चाहती हूँ। मे ने उसकी बात मान ली और मेगन को कपड़े पहनने में मदद की। उस समय परिवार नाश्ता कर रहा था, इसलिए मेगन भोजन कक्ष की ओर चली गई। वह स्वाभाविक रूप से उस हिस्से में गई जहां परिवार के सदस्य भोजन करते थे। स्मिथ आमतौर पर वही खाना खाता था। कालसी परिवार के कुछ निश्चित नियम थे। यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो तो परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कक्ष में ही भोजन करना होता था। यदि कोई व्यक्ति परिवार के साथ भोजन करने से बचने के लिए झूठे बहाने बनाता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। इस नियम का उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को यह समझाना था कि भोजन करते समय आप सभी एक समान स्तर पर हैं। यदि आप किसी बेहतर स्थान पर भोजन करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान देना होगा। मेगन भोजन कक्ष में पहुंची जहां वे अक्सर खाना खाते थे, लेकिन कमरे में प्रवेश करते ही वह स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता वहां होंगे। उसके परिवार का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं था। इसी समय एक सेवक मेगन की ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत झुककर कहा, युवती, आप आ गई। प्रभु ने कहा है कि आज परिवार हॉल नंबर 3 में भोजन करेगा। नौकर ने तुरंत बात जारी रखते हुए कहा, यद्यपि श्रीमान वेल्स कल आए थे, फिर भी स्वामी जी उन्हें परिवार से मिलवाना चाहते थे। इसलिए स्वामी जी ने परिवार को भोजन कक्ष संख्या 3 में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। मेगन समझ गई। उसने सिर हिलाया और भोजन कक्ष 3 की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर में मेगन भोजन कक्ष के बाहर पहुंच गई। कक्ष के बाहर एक नौकर खड़ा था और अंदर लोगों के बातचीत करने की आवाज आ रही थी। जब नौकर ने मेगन को देखा तो उसने जल्दी से कहा, मिस मेगन। फिर जब नौकर दरवाजा खोल रहा था, मेगन तुरंत अंदर चली गई। हॉल में प्रवेश करते ही मेगन ने देखा कि उसके पिता, माता और 2 भाई पहले ही आ चुके हैं। हॉल के अंदर एक बड़ी मेज थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सभी लोग आराम करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली साइड टेबल पर बैठ गए। मेगन सिटी लॉर्ड स्मिथ की इकलौती बेटी थी। कैल्सी परिवार में ये सख्त नियम था कि पुरुष केवल एक ही पत्नी रख सकते हैं और बेटियों की शादी लाभ के लिए बाहर नहीं की जा सकती। ये नियम कालसी परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करता है। परिवार के प्रत्येक वयस्क पुरुष को केवल एक ही पत्नी रखने की अनुमति है, इसलिए बच्चों के पास केवल एक ही माता पिता का जोड़ा होगा। इससे परिवार के विखंडन की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा कैल्सी परिवार में यह एक अटल नियम था कि बेटियों की शादी लाभ के लिए नहीं की जा सकती। कैल्सी परिवार में एक कहावत प्रचलित थी जिसका मूल अर्थ ये था कि यदि कोई परिवार लाभ के लिए अपनी महिलाओं को बेचता है तो वह परिवार पतन की ओर चला जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाभ के लिए परिवार की महिलाओं से शादी करने को मजबूर होना यह दर्शाता था कि परिवार के पुरुष अक्षम है। इन नियमों के तहत कालसी परिवार के पुरुष वंशज अत्यंत प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों के वचनों का पुनर्तः पालन किया, इसलिए उनमें से प्रत्येक ने केवल एक ही पत्नी से विवाह किया। इसी कारण परिवार ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की, उसमें विभाजन के कोई संकेत नहीं दिखे। यद्यपि सिटी लॉर्ड स्मिथ परिवार के उत्तराधिकार क्रम में केवल तीसरे स्थान पर थे, फिर भी वे अपने पूर्वजों की शिक्षाओं का सम्मान करते थे। उन्होंने केवल एक ही पत्नी से विवाह किया और उनके 3 बच्चे थे, क्रिस, दिया और मेगन। मेगन उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए स्मिथ उसे बहुत प्यार करते थे। कैल्सी परिवार के सख्त शिक्षा मानकों के कारण मेगन रुयन जैसी नहीं बन पाए। इसके विपरीत वह बहुत ही सौम्य और सभ्य स्वभाव की युवती थी। उसके दोस्त भी बहुत सीधे साधे थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि घर पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। अगर आप उससे घर जाकर कुछ करने को कहते तो यकीनन उसमें ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं होती। इसलिए मेगन के संपर्क में आने वाले लोग भी उसी की तरह थे, ऐसे बच्चे जिनका घर पर कोई प्रभाव नहीं था। एक तरह से वे बस वहां खाने पीने और सादा जीवन जीने वाले लोग थे। हालांकि घरवाले इस बात से वाकिफ थे, फिर भी उन्होंने मेगन को परेशान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मेगन एक सुरक्षित माहौल में पली बढ़ी।
इसके अलावा स्काई वाटर सिटी में मेगन की प्रसिद्धि भी बहुत थी। शहर में अनगिनत गरीब लोग थे जिन पर मेगन ने कृपा की थी। इसी वजह से शहर में उसे प्लम ब्लॉसम प्रिंसेस का उपनाम मिल गया था। इस उपनाम के दो अर्थ थे। पहला ये कि मेगन को बेर के फूल पसंद थे और दूसरा ये कि वह बेर की तरह पवित्र थी और कड़ाके की ठंड के दौरान वह वहीं मौजूद रहती और खूबसूरती से खिल उठती। अध्याय 360 व्यवसाय। स्मिथ ने जल्दी जल्दी चलती हुई मेगन की तरफ देखा और फिर झाओ हाई की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, छोटे हाई आओ, मैं तुम दोनों का परिचय कराता हूँ। यह मेरी बेटी मेगन है, मेरे परिवार की छोटी राजकुमारी। मेगन, झाओ हाई से मिलो, वैसे तो वह आजकल वेल्स के नाम से जाना जाता है। स्मिथ को यह कहते हुए सुनकर कि झाओ हाई वेल्स है, मेगन खुद को घूरने से रोक नहीं पाई। फिर उसे लॉरा की याद आई जिसने उसे कल दूध वाली शराब दी थी। हालांकि मेगन तुरंत संभल गई। वह आगे बढ़ी और झाओ हाई को सलाम करते हुए बोली, मेगन ने श्री झाओ हाई को देखा है। झाओ हाई तुरंत उठ खड़ा हुआ और मेगन की विनम्रता का जवाब देते हुए बोला, मेगन बहुत ही विनम्र है। चूंकि मेगन अभी भी खड़ी थी इसलिए वह अपने बड़े भाई के बगल में जाकर बैठ गई। लेकिन जब झाओ हाई ने मेगन को देखा तो वह दंग रह गई, न केवल मेगन के नाम की वजह से बल्कि उसकी शक्ल सूरत की वजह से भी। जब झाओ हाई ने पहली बार लॉरा को देखा तो वह हैरान रह गई क्योंकि लॉरा धरती पर रहने वाली टेलर से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें थोड़ी अधिक साहसी आभा थी। और इस बार जब उसने मेगन को देखा तो वह चौंक गया क्योंकि मेगन का नाम न केवल एक अमेरिकी अभिनेत्री से मिलता जुलता था बल्कि वह दिखने में भी उससे काफी मिलती जुलती थी। दोनों की लंबाई थोड़ी ज्यादा थी, चेहरा प्यारा और सुंदर था, लेकिन इस मेगन की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो दूसरी मेगन में नहीं थी।